हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी का कृषक बैच में, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारे एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी बच्चा चाहते हैं देश के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में जो आपका आईसीआर से मान्यता प्राप्त हो और सरकारी विश्वविद्यालय है, उसमें जो भी बच्चे दाखिला चाहते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, उन सभी के लिए जो हमारा ये कृषक बैच काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज जो है कृषक बैच की पहली लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे आपके साथ कृषक बैच की क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर की पूरी सिलेबस कि किस पैटर्न पे हम लोग जो है कृषक बैच में आपको 75 लेक्चर के अंदर जो है आपकी पूरी सिलेबस को किस तरह से हमने डिजाइन किया है और किस पैकेज के साथ जो आप लोगों को हम लोग ये बैच में पूरी सिलेबस को। काफी स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर आईसीआर के लिए, सीयूईटी के लिए, बिहार कंबाइंड, यूपी कैडेट, जेट, एमपी पेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को समाहित करके किस तरह से जो है 75 लेक्चर में आपकी सिलेबस कंप्लीट कराई जाएगी। तो पूरा जानकारी जो है आपको इस आज की पहली लेक्चर में मिलेगा बच्चों। तो सभी लोग फटाफट जुट जाइए। और एक चीज सभी से मैं कह दूंगा, पहली क्लास में है और पहली बार सभी को एक वार्निंग में दूंगा कि सभी लोगों को जो है इस बैच की हर एक क्लास को लाइव करनी है, क्योंकि हम लोग भी चाहते तो हम लोग इस बैच में सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य जो है बच्चों को लाइव इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ाना है। क्योंकि लाइव इंटरेक्शन में आपके साथ दो बेनिफिट होती है, एक आप जो है टीचर के साथ रूबरू आप अपने सवाल को पूछ पाते हैं, और दूसरा जो बेनिफिट होता है वो है कि आपके मन में जो भी डाउट इंस्टेंटली आपकी क्लियर हो जाती है, जो कि शायद रिकॉर्डिंग में क्लियर ना हो पाए। ठीक है, तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं आपके साथ जो कृषक बैच में आप लोगों को मिलेगा। तो सभी लोग कौन कौन जुड़ चुका है देख लेते हैं क्लासेस के लिए। हाँ, गुड इवनिंग आकर्ष, शिवम कुमार, दीपक, अवंतिका, अनुज चौहान, श्वेता, सानू कुमारी। हाँ, सबसे पहले कमेंट किया हूं, चलो बहुत अच्छा आकर्ष। हाँ, सानू कुमार सर ये यूपी कॉलेज के लिए बेनिफिशियल है। देखो यूपी कॉलेज में आपके 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और उसमें 38 क्वेश्चन नो डाउट आप करके आओगे, एंड आप ही हमें मैसेज करोगे कि सर मैंने कृषक बैच में पढ़ाई किया था, कृषक बैच से हमने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की तैयारी की थी और आज मैंने यूपी कॉलेज में जो है 38 क्वेश्चन करके आया हूं एटलीस्ट मिनिमम। क्योंकि यूपी कॉलेज हो आपके, या फिर यूपी कैडेट हो, या फिर बिहार कंबाइंड हो, देश के किसी भी कोने की कृषि विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो हमारे पढ़ाए हुए, मेरे पढ़ाए हुए छात्र जो है आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हम लोगों ने जो भी पैकेज और जो भी नोट्स हम लोग यहाँ पे देते हैं, आपके कई सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर आप सीयूईटी के लिए पढ़ाते हैं, आप आईसीआर के लिए पढ़ाते हैं, कोई इस तरह का कुछ बैच लेकर आइए एग्रीकल्चर के लिए। पूरी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में हम बात करते हैं कि कहीं पर आपको इस तरह की कोई भी एक प्लेटफॉर्म देख लीजिए आप, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर इस तरीके के आपको एग्रीकल्चर की पूरी कंटेंट अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, आप लोग चाहे कहीं भी विजिट कर सकते हो बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंटरेक्टिव सेशन में। हाँ जी बिल्कुल, सभी लोगों को पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो है सभी लोगों को जो है मेरी पर्सनल नंबर भी दिया गया है आप लोगों को। उस नंबर पे, हाँ एक चीज और, आप लोग अनवांटेड कॉल्स नहीं करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी आप अपने क्वेरीज को बस ड्रॉप कर देंगे विद इन 5 to 6 आवर्स। ठीक है, तुरंत तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि हमारी भी कुछ व्यस्तता रहती है, लेकिन आपको जो है सारे आपके डाउट्स के जवाब जो है 4 से 5 घंटे के अंदर जैसे ही मैं फ्री होता हूं आप लोगों की सारे डाउट्स जो है क्लियर करूंगा। और अगर आप लोग कुछ इस तरह के डाउट्स रहेगी जिसको कॉल करके समझाना पड़ेगा तो मैं खुद से आपको कॉल करके भी आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो इस सब चीजों के लिए नहीं परेशान होना है कि सर कैसे होगा, कैसे करेंगे, है ना। चलो ठीक है सर, मैसेज करने में डर लगता है इसलिए नहीं करता हूं, कहीं ब्लॉक ना कर दिया जाऊं। देखो ब्लॉक नहीं होगे बाबू अगर आपकी जेन्युइन डाउट्स रहेगी। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे अगर बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते तब जाके हम लोग ब्लॉक करते हैं, नहीं तो हालांकि आज तक मेरे हाथों से तो मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट को ब्लॉक नहीं किया है। भले ही रिप्लाई करने में थोड़ी सी डिले हो जाती है लेकिन ब्लॉक तो नहीं किया हूं। और उम्मीद करता हूं आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे, समस्या को बारीकी को समझेंगे और उस हिसाब से हम लोगों की जो ये जर्नी रहेगी 75 लेक्चर की, ये आप लोगों के लिए एक लाइफ टर्निंग मोमेंट हो सकता है और एक आप लोगों की एग्रीकल्चर की दुनिया में आप लोगों का जो कैरियर बनाने का एक जो पहला पायदान आप जो है चढ़ चुके हो। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट आ जाएं। हाँ सर 80 लेक्चर इनफ है क्या, उसमें हो जाएगा सिलेबस कवर? हाँ बिल्कुल दीपक, आपका जो डाउट था कि 80 लेक्चर में कैसे कवर होगा सिलेबस, इसीलिए आज चाहता तो मैं पहली लेक्चर से ही आपकी सिलेबस शुरू कर सकता था, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चों की डाउट्स रहती है कि किस तरह से सर 70-80 लेक्चर में आपकी पूरी सिलेबस कवर होगी, तो वो पूरा चीज जो है बच्चों आपको यहाँ पे हम लोग देंगे। हाँ, और एक और चीज, कृषक बैच की कोई भी ड्यूरेशन जो लेक्चर होगी वो 1 घंटे से ज्यादा की होगी, 1 घंटे से कम की कोई लेक्चर होगी ही नहीं। ठीक है, पहली बात यह, क्योंकि जो भी बच्चे हाँ आईसीआर में डीप कवर कीजिएगा, बिल्कुल आपको आईसीआर के क्वेश्चंस नो डाउट
आप जाके सॉल्व करना। जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर वाइज भी PYQs आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऐप पे, ICAR के भी और आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स के भी। आप बना के क्वेश्चन देखना, आपको कोई भी चीजें जो है आपको यहाँ पे नहीं अटकोगे, ठीक है। बिल्कुल सर, मुझे आपकी गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरत है। सानू कुमार जी, बिल्कुल आप लोगों को जो भी डाउट्स है आप लोग क्लियर कर सकते हो। सर जो बायो और केमिस्ट्री में है उसे फ्री कोर्स से प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आपकी जैसे 12th की जो सिलेबस आपके फ्री कंटेंट में भी प्रोवाइड किया गया वहाँ से कर सकते हैं आप। वरदान बैच ऑलरेडी हमारी चल रही है, वहाँ से कर सकते हो। और एग्रीकल्चर डोमेन के लिए आपको जो है कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है कृषक बैच के अलावा। तो चलिए आपको इस बैच में क्या क्या चीजें मिलेगी ये चीजें मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको बताना है कि यहां पर आपकी बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी पूरी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज डीपीपी और टेस्ट। अब कहोगे सर ये वरदान बैच की जो डीपीपी और टेस्ट है और इसके डीपीपी और टेस्ट में क्या अंतर होगा? तो बच्चों मेजर जो डिफरेंस होगी दोनों में वो होगा आपका क्वेश्चन पैटर्न का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे होने वाली ICAR के एग्जाम, जो आपकी गवर्निंग बॉडी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो भैया जब बात करोगे ICAR की तो थोड़ा सा तो एग्रीकल्चर में दम होना चाहिए, हिला डालेगा ICAR का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो हिलने वाली क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डीपीपी और टेस्ट के थ्रू मिलेगा। उसके साथ साथ जो एग्जाम बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट का मतलब ये था बच्चों कि जब बच्चा आपका बिहार कंबाइन का तैयारी करेगा, जो बच्चा यूपी कैडेट का तैयारी करेगा, जो ICAR का तैयारी करेगा, जो CUET का तैयारी करेगा, जो जेड की तैयारी करेगा, हर कंपिटिटिव लेवल, हर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स के बेस पे जो है, जैसे बिहार कंबाइन के 5 सेट टेस्ट आपके कराए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के। जेट में जैसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूरे आपके 40 क्वेश्चंस का 5 सेट मिलेगा आपको। यूपी कैडेट के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 5 सेट मिलेंगे। इसी तरीके से आपका जो CUET और आपके ICAR के भी 5 सेट मिलेंगे। तो ये आपका फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा जो कि हर एग्जाम्स ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मैं आप लोगों को बार बार फोकस करने के लिए कह रहा हूं, लाइव क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हाँ जब तक आप लाइव क्लासेस नहीं करोगे तो बहुत डंडे से मारूंगा और आप लोगों के मैसेज की रिप्लाई भी नहीं करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ये हार्श लग रहा होगा आपको, लेकिन लाइव क्लासेस देने का मेरा उद्देश्य और मकसद तभी पूरा हो पाएगा जब आप लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे। नहीं तो आपके डाउट्स ना, एग्रीकल्चर मैंने हमेशा से कहा है एक बहुत ही वोलाटाइल सब्जेक्ट है, इसमें इंस्टेंटली पढ़ते समय आपके डाउट्स आते हैं, उस समय अगर आपने नहीं दूर किया तो बाद में यू गाइज विल सफर, आप लोगों को ही सफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है, हाँ अनुज नाथ चौहान MP पेट मिलेगा ना सर? हाँ MP पेट के भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके YouTube के लेक्चर्स जो आपके हमारे होते हैं वहां पर भी आप लोग MCQs वगैरह वहां पर भी इंटरेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर भी आपको जो है कुछ MCQs के क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे, और सेट प्रोवाइड जो कराएंगे उसकी सोल्यूशन भी मैं दूंगा अलग से आप लोगों को, ठीक है। तो इस सब के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। सर आई एम 0 इन एग्रीकल्चर बिकॉज आई एम फ्रॉम बायो बैकग्राउंड, तो प्लीज सर इजी वे में। बिल्कुल, देखो शिवम कुमार, आप मेरी हर एक लेक्चर देख लीजिए, हमेशा से मैं जब भी कोई भी क्लास लेता हूं तो आई बिलीव कि सामने वाला स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर से ज्यादा बायोलॉजी और मैथ बैकग्राउंड के रहते हैं, और जो ज्यादातर बच्चे सेलेक्ट होकर भी आपके यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के साथ एक डिमेरिट है, थोड़ी सी हार्श ट्रूथ है, लेकिन आप लोग इस चीज को मानिएगा। एग्रीकल्चर वाले बच्चे सबसे गलती कहां करते हैं ना, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ते रह जाते हैं, और उनकी जो अदर सब्जेक्ट्स है चाहे वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो कर ले जाते हैं, सबसे ज्यादा उनके लिए जो माथा खराब करता है वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आज इस कृषक बैच में सबसे पहला मूल मंत्र जो आप लोगों को मैं दूंगा, जिससे आप सक्सेसफुल होंगे आगे के अपने करियर में, उसका यह है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं सभी पे आपको इक्वली टाइम डिवोट करना है, और सभी पे जो है आपको इक्वली मेहनत करनी है। ये नहीं कि मुझे एग्रीकल्चर पढ़ने में मजा आ रहा है, गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं तो खाली एग्रीकल्चर पढ़ते रह गए और केमिस्ट्री को बाईपास कर दिए, तो इस तरह से नहीं। एक चीज आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे बराबर का फोकस करना है, और दूसरा चीज नेगेटिव मार्किंग पे आपको कंट्रोल करनी है। नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब कर देते हैं ना बच्चे, तो जितना तुम कमाते नहीं हो उतना वहां गवा के आ जाते हो। तो ये बेवकूफी भी नहीं करनी है, और ये आदत आपको आज के डेट से, अभी के डेट से डाल लेनी है। चाहे जो भी आप टेस्ट दो हमारे ऐप पे,
तो उस सब टेस्ट के दौरान भी आपके अंदर वही एग्जाम की टेम्परामेंट होनी चाहिए जिस टेम्परामेंट के साथ आप जो है मई 21 के बाद सीयूईटी में बैठेंगे और आईसीआर में अप्रैल 27 के बाद बैठोगे। तो जो टेम्परामेंट के साथ आप आईसीआर के एग्जाम में बैठोगे, सीयूईटी के एग्जाम में बैठोगे, उसी टेम्परामेंट के साथ आपको कृषक बैच में बेसिक शिक्षा के ऐप पे हर टेस्ट को देना है, उसी टेम्परामेंट के साथ। तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे और तभी जाके आप जो है एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ये नहीं कि अभी तो बस मैं मॉडल टेस्ट दे रहा हूं, सैंपल टेस्ट दे रहा हूं, तो इसमें आराम से देते रहे, नेगेटिव मार्किंग करते रहे, तो यही एटीट्यूड और यही टेम्परामेंट आपका जो है एग्जाम खराब करके आओगे आप। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, यूपी कॉलेज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बाबू। ठीक है सर, चाहे जैसे आईसीआर या सीयूईटी के थ्रू बीएचयू में आना है, देखो बिल्कुल आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों, आप सीयूईटी के थ्रू भी आ सकते हो और आईसीआर के थ्रू भी आ सकते हो। हमारे यहाँ अभी जो है, मैं खुद वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही शोध छात्र रहा हूँ और अभी भी हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है दिन जो है आपको 2-3 स्टूडेंट रोज मेरे से मुलाकात होती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो हमारे पढ़ाए हुए छात्र हैं। ठीक है, तो आप भी वन ऑफ देम हो सकते हैं यदि आपके अंदर जो है वो जोश और जज्बा है और वो टेम्परामेंट के साथ अगर आप रेगुलर जो है अपनी क्लासेस करते रहोगे, रेगुलर लाइव क्लासेस, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, हाँ बिहार से हूं तो यूपी कॉलेज का एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो सानू कुमार। आपके यूपी कॉलेज में जो है अदर स्टेट वालों के लिए भी कुछ सीटें रहती है और आप बिहार से होके भी आप दे सकते हो। ठीक है सर, आईसीआर से गवर्नमेंट कॉलेज में जाना आसान है ना? देखो आईसीआर से बच्चों आप जिस भी कॉलेज में जाओगे वो आपके मोस्टली जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस ही रहती है, और मैं इसलिए बच्चों को फोकस करने के लिए कहता हूं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्योंकि अगर आप देख लेना, गूगल कर लेना, या कई सारे वीडियोस भी अवेलेबल होंगे, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है बच्चों बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली, मध्य वर्गीय परिवार के लिए एफोर्ड करना काफ़ी कष्टकर हो जाते हैं। हाँ, जो कैपेबल हैं, जो एफोर्ड कर सकते हैं, उनकी तो बात अलग है, लेकिन हम जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं वो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए लाखों रुपए का डोनेशन देके किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना जो है संभव नहीं हो पाता है, और उन सब की सपना जो है चकनाचूर होकर रह जाती है। और जो हमारे किसान के जो बच्चे होते हैं, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास लाना चाहते हैं, उन सभी के सपना जो है अधूरा रह जाता है, उनका सपना चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि वो जो है महंगे महंगे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं और वो वहां लेने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो उन सभी किसान के बच्चों का, उन सभी हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, उन सभी को जो है उनके मनचाहा कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए दाखिला दिलाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर मैं वर्तमान में देखूं तो वर्तमान में अगर देखेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर में बस एज अ बहुत फैशनेबल सब्जेक्ट, या फिर ठीक है कि इसमें कैरियर सिक्योर है करके आते हैं, लेकिन जो किसान फैमिली से बिलोंग करता है और जो उस फैमिली से उठकर अगर कृषि के क्षेत्र में आता है, तो वो जरूर किसी न किसी दिन क्रांतिकारी लेकर आएगा, क्रांतिकारी उसके अंदर होगी और वो जो है क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आएगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने जो है ये कृषक बैच शुरू किया है। ठीक है, आईसीआर से एक्रेडिटेड होना चाहिए। हाँ, ये आईसीआर की एक्रेडिटेशन बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे बच्चे लैटर स्टेजेस में, शुरुआत में तो जोश और जुनून सबके साथ रहता है, लेकिन यही जोश और जुनून को आपको आखिरी लेक्चर तक जो है मेंटेन करके रहना है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर मुझे लगता है इस बार सीयूईटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बढ़ना चाहिए। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बढ़ेंगे उसमें नो डाउट, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज गिने चुने हैं अपने पास ऑप्शंस। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा सिनेरियो आपकी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए चेंज नहीं होगा। दो आपके बीएससी बायो, बीएससी मैथ वगैरह के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐड होने पे आपकी नंबर ऑफ सीट बढ़ेगी, लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हाइक जो आपको सीट में नहीं मिलेगा। इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर को हम लोग शुरुआत करते हैं आपको, और पूरी स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल समझाऊंगा आप लोगों को। तो कृषक बैच की डिटेल जो एग्रीकल्चरल प्लान होगी उसकी पूरी आपको जो है यहाँ पे बताते हैं। कृषि की विस्तृत आपकी व्याख्यान योजना जो आपके किस तरीके से हमने योजनाबद्ध तरीके से लेक्चर को यहाँ पे किया है। तो जनरल एग्रीकल्चर में जो है बच्चों आपके 3 लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें आपके 3 लेक्चर्स होंगे। अब कहोगे सर जनरल एग्रीकल्चर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, अभी तक तो हम लोगों ने किसी बैच में नहीं पढ़ा है जनरल एग्रीकल्चर, है ना। तो जनरल एग्रीकल्चर में जो है बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो भी अनुसंधान संस्थान है आपके, उन सभी के बारे में पढ़ोगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे जो आपके डिफरेंट आपके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में पढ़ोगे। गवर्नमेंट के बहुत सारी योजनाएं आई हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर में आपकी करेंट एग्रीकल्चर स्टेटस ऑफ इंडिया, करेंट
एग्रीकल्चर स्टेटस, कितना भूमि में आपका खेती होती है, कितनी भूमि में सिंचाई होती है ना, इस तरह के करंट एग्रीकल्चर स्टेटस को भी हम लोग जो है आपके जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपको जो है जनरल एग्रीकल्चर के जो है बच्चों आपका 3 लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है सर, प्लीज बीच बीच में चैप्टर खत्म होने के बाद ICR का PYQs भी करवा दीजिएगा। बिल्कुल, देखो शिवम कुमार, PYQ भी आपके कराए जाएंगे, या तो आपके इस बैच में हो या तो आपका यूट्यूब पे हो। ठीक है, PYQs तो आपका अनिवार्य है करना। और लास्ट में अभी आज के लेक्चर में ही बताऊंगा कुछ सक्सेस टिप्स, सक्सेस के कुछ मंत्र कि किस तरीके से आप एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो उसमें भी हम जो है सबसे बहुत प्राइम ऑब्जेक्टिव जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देते हैं हमेशा, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आपको फोड़ना है तो किसी भी एग्जाम को फोड़ने से पहले उसमें किस तरह से आपके क्वेश्चंस आए हैं इसका आइडिया होना बहुत जरूरी होता है। और जल्द ही जिस तरीके से हमारे ऐप पे CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड हुए में एग्रीकल्चर का मिला था, उसी तरह से जो है बच्चों आपका ICAR के लिए भी जो है आपका उसी तरह का क्वेश्चन बैंक हम लोग की टीम हम जो है तैयार कर रहे हैं। जल्द ही आपको जो है चैप्टर वाइज ICAR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, चलो, हाँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 को जो है मनाया जा रहा है, और जो गवर्नमेंट की बजट रिलीज हुई है ना उसमें भी जो है इस चीज को प्रोत्साहन दी गई है। ठीक, तो चलो, जनरल एग्रीकल्चर में बेसिकली हम लोग जो है 1, 2 और 3 लेक्चर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनमें इन सब महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो आपका चौथा लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसको समझ लीजिए। यहाँ पे टारगेट एंड अचीवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां के बारे में समझेंगे। अब इसमें बेसिकली हमारी उद्देश्य होगी आपको हरित क्रांति के बारे में बताना, किस तरीके से जो है भारत में आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से सिनेरियो बदला। अगर आप हिस्ट्री देखोगे एग्रीकल्चर की, जो जनरल एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे, तो उसमें देखोगे बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे राज्यों में जो है जब अंग्रेज शासन यहां था भारत में, तो उस समय जो है भूखमरी की स्थिति थी, बहुत जगह पे अकाल पड़ गया था। तो उस तरह के अकाल को किस तरीके से हमारे हरित क्रांति ने दूर किया, किस तरीके से हमारे यहां जो खाद्यान्न की कमी थी उसको पूर्ति किया। और आज के डेट में बता दूं बच्चों, कोरोना काल में कोविड-19 के केस में जो है भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, वो 80 करोड़ जनता को जो है मुफ्त में राशन बांटने में सफल रही है, और उसका योगदान जो है यही हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर हरित क्रांति को जाता है। तो इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद किस तरीके से कॉमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर में, किस तरीके से व्यापारीकरण हुई, किस तरीके से हम लोगों की जो एग्रीकल्चर की सेक्टर में किस तरीके से आधुनिकीकरण हुआ, इस तरह की तमाम चीजें जो है बच्चों हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, जो आपकी टिकाऊ फसल उत्पादन है वो किस तरीके से हुआ, कृषि का व्यवसायीकरण और भारत में इसका दायरा क्या थी, उनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। और उसके आधार पर जो है खेती की फसलों की वर्गीकरण, जैसे अनाज वाली में कौन कौन सा आएगा, उसकी वनस्पतिक नाम क्या होगी, गुणसूत्र संख्या क्या होगा, उसका दलहन में क्या क्या आएगा, तिलहन में, फाइबर में, चीनी में, चारा वाली फसलें जैसे बरसीम, अल्फा अल्फा, इस तरह के सब कुछ जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ICAR और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, उसके लिए हम वादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक सर, मैं डायरेक्ट ऑलरेडी वरदान बैच में जनरल एग्रीकल्चर पढ़ चुका हूं, दोबारा पढ़ना जरूरी है। देखो, अब दोबारा पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, ये चीज आप जब लेक्चर देखोगे तब आप खुद फील करोगे एंड यू विल डिसाइड इट। ठीक है, हाँ चलो, तो इस सब चीजों को आप लोगों को बता दिया मैंने। हाँ, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है। देखो, जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है उसकी आपकी स्कोप ज्यादा होती है। जैसे अगर हम लोग रिसेंट की बात करें, आपके हरियाणा में एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई थी, जहां पर उन्होंने मांग कर दिया था कि जिन बच्चों का BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होगा वही उस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस तरह की जब कंडीशंस आ जाती है तो वहां पर जो है हमारे BSc एग्रीकल्चर वाले छात्र छांट दिए जाते हैं, और जिनकी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होगी वो ICAR से एक्रेडिटेड होंगे। BSc एग्रीकल्चर वाले कोर्सेज जो है ICAR से एक्रेडिटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं BSc ऑनर्स और BSc एग्रीकल्चर के बीच। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको समझना है। उसके बाद लेक्चर 5 में हम लोग बेसिकली समझेंगे सॉइल साइंस के बारे में। सॉइल क्या है, मृदा के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, मृदा का उत्पत्ति क्या है, कैसे हुई उत्पत्ति, उसके साथ साथ मृदा के घटक क्या है, अपक्षय किस तरीके से हुआ। ठीक है, मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी के जीव, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कितनी संख्या में पाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सभी के लिए। जैसे पूछा जाता है कि कवक की संख्या कितनी होती है, जीवाणु की संख्या कितनी होती है, मृदा में कौन सा जीवाणु अधिक मात्रा में पाया जाता है, एक्टिनोमाइसीटीज हमारा कितना संख्या में पाई जाती है। इस तरह के तमाम चीजें जो है आप लोगों को यहां पे पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे
क्योंकि अभी की समस्या अगर देखोगे, वर्तमान अगर स्थिति में देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या मृदा स्वास्थ्य की समस्या है, क्योंकि हम लोग मनचाहे रूप से जो है आप कीटनाशक का प्रयोग करते हो, मनचाहे रूप से उर्वरक का प्रयोग करते हो, मनचाहे रूप से शाकनाशी का प्रयोग करते हो, इतनी ज्यादा केमिकल हम लोग मृदा में डालते जा रहे हैं कि हमारा मृदा जो है दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहा है, और उसमें से आपकी उत्पादकता तो भले ही थोड़ी बहुत आप केमिकल यूज करके बढ़ा रहे हो, लेकिन जो उसकी मूल गुण है ना, उसको आप दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसीलिए लोग अब जो है क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस तरह के जो है टर्म्स लेकर आ रहे हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे कि सॉइल हेल्थ के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, किन किन पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि सॉइल हेल्थ का इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। उसके साथ साथ जो है बच्चों लेक्चर 6 में आप लोगों को बताया जाएगा इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस और डिफिशियंसी सिम्टम्स। ये आपके एग्जाम में बायोलॉजी पोर्शन को भी सपोर्ट करेगा। जो भी बच्चे बायो बैकग्राउंड से देंगे उनको भी जो है बच्चों ये पोर्शन आपका मिनरल न्यूट्रिशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो भी बच्चा आपका मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा अगर 11th में, तो ये पूरी जो चैप्टर है वो आपका मिनरल न्यूट्रिशन से मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि हम लोग इसको उस लेवल से डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आया है शिवम कुमार का कि सर यूपी कॉलेज कैसा है, क्या उसमें जाना फ्रूटफुल होगा, कॉज वो कॉलेज इसी ईयर ICAR से एक्रेडिटेड हुआ है। अब एक चीज बता दे बच्चों, यूपी कॉलेज जो है आपका भले ही ICAR से एक्रेडिटेड इस साल हुआ है, लेकिन यूपी कॉलेज की इतिहास जो है बहुत पुरानी है। यूपी कॉलेज के पढ़े हुए छात्र आज के डेट में कृषि के क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक हैं, तो कई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में जो है अभी वो प्रोफेसर के पोस्ट पर है, वहाँ से पढ़े हुए बच्चे। ठीक है। तो इसीलिए यूपी कॉलेज ICAR से एक्रेडिटेड होने के बाद उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है, और नो डाउट इस बार जो है उसकी कट ऑफ जो है बच्चों बाकी साल से थोड़ी सी हाई जाएगी, क्योंकि इस बार कोई भी यूपी कॉलेज मिलने के बाद छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपके गिने चुने सीट्स रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा टक्कर उस लेवल का देना होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लेक्चर 7 में सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, कि भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती, भारत की मिट्टी का प्रकार और उनकी विशेषताएं। जैसे अब अगर हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल की विशेषता क्या होती है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में पाया जाता है, कौन सी राज्य में ज्यादा पाई जाती है, उसमें किस चीज की कमी होती है, और किस तरीके से जो उसमें हम लोग कौन कौन से फसल उगा सकते हैं, इस तरह के तमाम चीजों को जो है डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ सॉइल ऑर्डर, आपके 12 सॉइल ऑर्डर्स होते हैं, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, एंटीसोल, है ना, इस तरीके के 12 सॉइल ऑर्डर्स के बारे में भी हम लोग 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स इन इंडिया, भारत में कितनी प्रकार की, जैसे अम्लीय मृदा हो गया, लवणीय मृदा हो गया, सलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, तो इस तरह की जो तमाम चीजें जो है बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लियर है। उसके बाद बच्चों इतना ही नहीं, हम लोग इसके साथ साथ जो है कैसे उस मृदा को सुधार किया जा सकता है। अगर सिंपली देखोगे कि मृदा में तो किस तरीके से हम लोग उसको सुधार कर पाते हैं, ये भी चीज जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर, जो जैविक उर्वरक होती है, जैविक खाद क्या होता है, उसके साथ साथ आपका कॉमन फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मिक्सचर, और उसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग INMS कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? INMS कहते हैं। इसके बारे में भी जो आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है आपके केमिकल फर्टिलाइजर को भी और बायो फर्टिलाइजर को भी किस तरीके से हम लोग संतुलित रूप में मिक्स करके जो है मृदा की स्वास्थ्य को जो है हम लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर प्लीज इसमें भी वरदान बैच की तरह हैंड रिटन फॉर्म में ही पढ़ाइए। देखो, हैंड रिटन फॉर्म में पढ़ाना शिवम कुमार और 75 लेक्चर में कवर करना सिलेबस, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है शिवम, इस चीज को आप मानिए। जैसे आपको वरदान बैच में हमने सिर्फ आपको ICAR, सिर्फ आपके CUET के सिलेबस को 100 लेक्चर्स लगते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको हमेशा आपके ट्राई करेंगे जितना हो पाएगा, लेकिन पूरी हैंड रिटन फॉर्म में सिलेबस पूरी कवर करना जो है ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चीज को भी समझो। ठीक है, हैंड रिटन पढ़ाना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, लेकिन हैंड रिटन फॉर्म में पूरी सिलेबस को पढ़ाना 75 लेक्चर में जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, बाकी चीजें आपको इस तरीके से कंप्लीट कराऊंगा मैं, आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, उसको पढ़िए, उसको बनाइए और फिर उससे जो रिलेटेड होगा उसको पूछिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 75 लेक्चर में अगर 2-2 घंटा, 1.5 घंटा, 150 घंटे भी पढ़ाऊंगा ना, तब भी जो आपका सिलेबस हैंड रिटन में जो है ये कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस चीज को आप समझिए। ठीक है, लेकिन हाँ, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगी क्लासेस की, ये हम वादा करते हैं आपसे। ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके की जो है दिक्कत ना हो। लेकिन पूरी हैंड रिटन में पढ़ाना बाबू थोड़ी सी जो है कष्टकर है। कष्टकर मतलब
टाइम टेकिंग हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम आईसीआर का हाँ सीयूईटी के बाद होता है तो श्योर शॉट हम लोग हैंड रिटन में ही पढ़ते, मजा भी आता। लेकिन चूंकि आईसीआर का एग्जाम आपका सीयूईटी से पहले है तो ये थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को समझिए। हाँ, कौन क्या कैसा पूछ रहे सर, आईएआरआई के बारे में थोड़ा बताइए। आईएआरआई में बच्चों 3 आईएआरआई हैं जहां पे आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं। एक है आपका आईएआरआई झारखंड, आईएआरआई नई दिल्ली और आईएआरआई असम। तीनों आईएआरआई में जो है 60-60-60 सीट करके जो है आपके टोटल 3 आईएआरआई में 180 सीटें हैं, ठीक। और आईएआरआई में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको जो है सिंपली आईसीएआर ही एक रास्ता है, और आईसीएआर में भी आपको टॉप 500 रैंक में आना होगा, तभी जाके आपको आईएआरआई और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिलेगा। क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं, कई बच्चे जो हैं बिलो 400 वाले को बीएचयू मिल पाया है और बिलो 400 को ही जो है आईआरआई भी मिली है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आपको अपनी रैंक को आईसीआर में 500 के अंदर रखना है। 500 के अंदर रखोगे तभी जाके आप आईआरआई और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंतनगर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे टॉप 10 आईसीए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भारत के, वहां आप अपना परचम लहरा पाओगे और वहां पर आप जा पाओगे, ठीक है। सर काफी टीचर्स बता रहे हैं कि आईसीएआर की एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो सकता है। देखो अब टीचर्स के बताने से बाबू यहाँ पे एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा ये हम लोगों की बातें नहीं है। और एक चीज और, हमेशा से ना ये एक्सक्यूज देने वाली जो हरकतें होती है ना बच्चा, बहुत घातक होती है। अभी से सोचने लगोगे कि आईसीआर का एग्जाम पोस्टपोन होगा, अगर आपने दिमाग में बैठा लिया ना तो नो डाउट मैं गारंटी लिख के साइन करके देता हूं कि आप लोग उस टेम्परामेंट के साथ नहीं पढ़ोगे। आपके दिमाग में एक आलस्य जो आ जाएगा कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो उन टीचर्स पे और उस तरीके से माहौलबाजी पे कम भरोसा करो, और जो एनटीए ने रिलीज की है एग्जाम कैलेंडर उस पे ज्यादा ट्रस्ट करिए और उस चीज को ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, इन सब चीज आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एग्जाम कराना एनटीए की जिम्मेदारी है, वो अपना जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी और वो अपना एग्जाम कराएगी। हमारे पास जो एग्जाम डेट है उसको टारगेट मान के अपने सिलेबस को कंप्लीट करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब टीचर्स कह रहे हैं हो सकता है पोस्टपोन हो ना हो, ये तो बाद की बात है, ठीक है। तो हमेशा जो है इस तरीके से जो विवादास्पद बातें जो है हम नहीं करते हैं कभी कि ये आईसीआर का एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम उसी टारगेट से यहाँ पे पढ़ाई करेंगे कि आपका अप्रैल 15 से 20 के अंदर जो है आपका पूरी कोर्स जो है कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी तकलीफ और किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। क्लियर? हाँ, आईसीआर के लिए कब तक बैच फिनिश हो जाएगी? अप्रैल 15 से 20 तक जो है आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। एक बच्चे का क्वेरी आया था कि सर बैच जब आईसीआर का आपका अप्रैल 15 तक कंप्लीट होगा तो क्या रिवीजन के लिए उतना दिन इनफ है? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जनरल एग्रीकल्चर पढ़ा दिया तो उसका रिवीजन आप अप्रैल में करो। अभी उसकी रिवीजन कर सकते हो जब आपको एक बार पढ़ा दिया गया तो अभी से आपको रिवीजन भी करना है और अपनी रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी है, क्योंकि बात बस यहाँ पे 2 से 3 महीने की है। अगर आपने 3 महीने, आज फरवरी शुरू हो चुका है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 से 4 महीना अगर आपने रगड़ के मेहनत कर लिया तो आपके आगामी के 4 साल किसी शानदार कृषि विश्वविद्यालय में बीतेगा। और नहीं, अगर आपने इस 4 महीने में लापरवाही और गोलीबाजी दे दिया तो फिर आपका आगामी 4 साल जो है किसी गांव के झोपड़पट्टी वाले कॉलेज में बीतेगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं और ये आपका मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के तरफ। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका लेक्चर 9 होगा उसमें हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ड्रेनेज, सिंचाई और जल निकासी के तरीके किस तरीके से हो सकता है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत क्या क्या होती है, जैसे बारिश, नहरें, टैंक, नदियां, कुएं, ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल से कौन सी राज्य में ज्यादा सिंचाई होती है, कौन सी राज्य में कम सिंचाई होती है ना। ट्यूबवेल से भारत में कौन सी विधि से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप उठा के देखना आईसीआर के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, ये सब कि किस राज्य में कौन से कितने क्षेत्रफल में, तो इस तरीके तमाम चीजें जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोई रीजन नहीं है पोस्टपोन होने का, सही बता रहे हो प्रणव, क्योंकि अगर एनटीए को पोस्टपोन करना ही होता तो भाई एनटीए जो है उन सब टीचरों से बहुत बड़ी संस्था है और उसको कई सारे एग्जाम्स कराने होते हैं। सिर्फ वो आईसीआर और आपके सीयूईटी नहीं कराता है, उसके दुनिया भर के उसको एग्जाम कराने होते हैं, बैंकिंग का लेकर इधर उधर सब कुछ। तो वो जो है आपके इस तरीके से जो है वो मजाक नहीं करेगा कि पहले एग्जाम निकाल दिया फिर पोस्टपोन किया, इस तरीके से कोई भी चीज़ ना हो। इसीलिए उसने क्या किया है, इस बार एकेडमिक कैलेंडर पहले रिलीज कर दिया। हाँ, बहुत सारे टीचर माहौलबाजी के लिए कह देंगे कि अरे बाद में एग्जाम होगा, क्योंकि उनके कोर्स को कंप्लीट ताकि लेट तक करे और बच्चे कोई उनसे सवाल ना पूछे। तो इसलिए इन सब बवाल और माहौलबाजी पे आप जो है भरोसा मत करिए। जब गवर्नमेंट ने एनटीए ने आपकी रिलीज की है शेड्यूल तो उसी हिसाब से आपका एग्जाम होगा।
हमें उसी को टारगेट मानना है। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट और वाटर यूज इफिशियंसी, कौन सी फसल की जल मांग कितनी होती है, आपका वाटर यूज इफिशियंसी जल प्रयोग क्षमता किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, इस तरीके से पूरा चार्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज और, इन सब से रिलेटेड हम लोग को न्यूमेरिकल्स भी आपके आईसीआर वगैरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपका एक फसल को कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, है ना, तो ये सारी चीजें आपको पूछा जाता है। अनुज नाथ चौहान कह रहे सर एजी इंटर वाले भी बीएचयू जा सकते हैं क्या? बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। इंटर एग्रीकल्चर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो है सेलेक्ट होकर आते हैं, बिहार से सेलेक्ट होकर आते हैं इंटर एग्रीकल्चर के बच्चे, यूपी से सेलेक्ट होकर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंटर एग्रीकल्चर के बच्चे नहीं जा सकते हैं। हाँ, बहुत बच्चे इंटर एग्रीकल्चर से ज़्यादा बच्चे पीसीबी और पीसीएम वाले आते हैं क्योंकि उनका केमिस्ट्री स्ट्रांग रहता है और इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे केमिस्ट्री पे उतनी कमांड नहीं बना पाते हैं। तो ये रीज़न है, तो उस रीज़न को आपको दूर करना है और अपने सारे सब्जेक्ट्स पे मेहनत करोगे तो ऐसा कोई नहीं है कि इंटर एग्रीकल्चर वाले भी दे सकते हैं। आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ सीयूईटी देकर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हैं। उसके साथ साथ लेक्चर 10 में आपको पढ़ाया जाएगा शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ। इरिगेशन शेड्यूलिंग मतलब समझ रहे हो कि कब और कितना पानी देना चाहिए, किस पौधे में किस अवस्था में कितना जल की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग यहाँ पे शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन पे पढ़ेंगे। उसके साथ साथ टाइम इंटरवल, कितने इंटरवल पे अंतराल पे हम लोगों को वहां पे आपको सिंचाई दिया जाता है, ये सब चीजें। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट क्या है और वेदर पैरामीटर्स आपकी क्या है, मतलब सॉइल मॉइस्चर कंटेंट आपको ध्यान देना होगा। एसएमसी सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कांस्टेंट के बारे में भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपकी जो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट वेरी करता है और जल मांग उस पर डिपेंड करती है। उसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट, उसके प्रकार और कैचमेंट एरिया, ये सब भी आपके आईसीआर वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी वगैरह में नहीं पूछा जाता है लेकिन आपके वाटर शेड मैनेजमेंट से आपके क्वेश्चंस जो है कई सारे पूछे जाते हैं। ठीक है सर, ये अनुज तो मेरे तरह सवाल पूछ रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो जिस भी तरह का आपको सवाल पूछना है लाइव क्लास अटेंड करिए, सारे सवाल पूछिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं सारे सवाल के जवाब देने के लिए ही आपको कह रहा हूं कि लाइव क्लासेस करिए। ठीक है सर, आईसीआर के लिए सेफ स्कोर कितना हो सकता है आउट ऑफ 600 फॉर गेटिंग गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज? आपको 600 में जो है आपको 450 या 480 से एबव टारगेट करके रहना है, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और 500 प्लस टारगेट करके रखोगे तब जाके आपको जो है एक अच्छी कॉलेज मिलेगी, जो आपके टॉप 10 की कॉलेजेस मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों को टारगेट क्या करना है कि 150 में से कम जो है हमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 120 क्वेश्चन जो हमें सही करना है। इस उद्देश्य के साथ लड़ना है। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ पढ़ना है और इस उद्देश्य के साथ आगे काम करना है। ठीक है, अपने पे मेहनत करना है। लेक्चर नंबर 11 में हम लोग बात करेंगे वीड के बारे में, खरपतवार के बारे में, खरपतवार के परिचय, वर्गीकरण, खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, खरपतवार नियंत्रण के तरीके का क्या है, मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल के बारे में, कल्चरल मेथड, मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक विधि क्या क्या है। उसके बाद जो है रासायनिक विधि, जैविक विधि। जैविक विधि में देखोगे तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना जाइगोग्रामा, जाइगोग्रामा एक हमारा कीट है जो मुख्य रूप से आपके कांग्रेस ग्रास, पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस को खाने के लिए यूज होता है। इसी तरीके से आपके कई सारे इंसेक्ट्स हैं जो आपके पार्टिकुलर एक एक खरपतवार को खाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीआर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप आईसीआर के प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे ना तो आपके टेबल बना के इधर खरपतवार के नाम और इधर उसको खाने वाले कीट के नाम देकर मैच द कॉलम पूछ देता है। ठीक है, तो इस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको जो है यहाँ पे हम लोग कराएंगे, तो इससे आपका इजी होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। उसके साथ साथ जो है बच्चों हम लोग बात करेंगे अब एग्रोनॉमी में, फसल उत्पादन में। एक लेक्चर में राइस का, व्हीट का, फिर मेज, बार्ली और ओट्स। देखो इसमें मेज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बार्ली और ओट्स से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बेसिक जो पॉइंट्स हमारे लिए जरूरी है उन सब चीजों को जो है हम लोग यहाँ पे कराएंगे आपको। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे अगला जो लेक्चर 15 में मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को मनाया जा रहा है, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है बहुत मजबूत कदम उठाया है। क्योंकि हम लोग पुराने अगर बात करेंगे ना तो पुराने समय में हमारे पूर्वज जो है बाजरा, रागी, बाजरा, रागी और आपका जो है यहाँ पे ज्वार, इन सब की जो बहुत अच्छी खेती करते थे। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आया तो हम लोग क्या हुए कि धान और गेहूं पे अधिक फोकस करने लगे और ये सब अनाज हमारे जो है अब लगभग खेती में जो है उतनी प्रचलित में नहीं है। कुछ कुछ एरियाज हैं राजस्थान वगैरह में जो इसका किया जाता है, लेकिन बाकी में जो है नहीं किया जाता है। ठीक है सर, पीडीएफ थोड़ा जल्दी प्रोवाइड करवा दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको तुरंत आपके जिस दिन क्लास खत्म होगी उसी दिन आपका अपलोड हो जाएगा। पीडीएफ के लिए परेशान मत हो, लेकिन उस दिन आपको पूरा पढ़ के अगले दिन आपके फिर डाउट्स आपको क्लियर कराने भी होंगे। ठीक है,
सर जनरल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पढ़ पाया और कुछ नहीं, ठीक है, जो भी पढ़े हो अच्छा है, जो नहीं पढ़े हो उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट है लेक्चर 16 में आपको ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सोयाबीन जैसे 3 दलहन फसलों के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 17 में बरसीम, सनफ्लावर, सीसेम और लिनसीड के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 18 में हम लोग पिजन पी, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम। अब कहोगे सर 3 फसल कैसे, तो देखो ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम में 99% चीजें सेम है, बस उसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट आपकी अलग है, तो इसलिए हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी जो है बहुत ज्यादा इफर्ट देने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट लेक्चर 19 में लेंटिल, ग्राम और कास्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपका कास्टर मतलब अरंडी का जो तेल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे तेलहन फसल है, ग्राम आपका दलहन फसल है, लेंटिल हमारे दलहन फसल है। उसके बाद जो है बच्चों गन्ना, गन्ना को हम लोग सिंगल पढ़ेंगे क्योंकि गन्ना जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट भी है और इससे जो है आपका थोड़ा सा लंबा टॉपिक भी है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर नोट्स भी तो बनाना होगा ना, हाँ बिल्कुल। एक चीज और, कोई बच्चा ये जरूरत मत करना कि सर पीडीएफ आ गया तो मैं जेरोक्स करा लूंगा और फिर पढ़ूंगा, ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसीलिए हमेशा क्या करना है, एक लेक्चर पढ़ोगे, एक लेक्चर में इतना ही पढ़ाया जाएगा जिसको आप 1 घंटे में आराम से घर पे बैठ के नोट बना लोगे। और अपनी हैंड रिटन नोट्स जो रहती है ना, वो बार बार आपको पढ़ने में मजा आएगा और रिकॉल भी होती है, आपकी मेमोरी में छपती भी है चीज़ें। लेकिन वो सोचोगे कि जेरोक्स करा लेंगे और उसको फिर पढ़ना पलटाएंगे तो वो फर्रा जो है आपके घर में ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। ये आपने पहले भी कराया होगा बहुत सारे नोट्स जेरोक्स। तो याद करो एग्जाम में कौन सी नोट्स ज़्यादा पढ़ते हो, जो खुद का लिखा हुआ रहता है, फोटोकॉपी कोई नहीं पढ़ता है बाबू, ठीक ना। तो इसलिए आप अपने नोट्स को खुद हैंड रिटन करेंगे, हाथ से लिखकर बनाएंगे नोट्स, इस चीज को ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक। हाँ बिल्कुल, आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसके बाद दूसरा चीज है कॉटन और जूट, ये सब हमारे फाइबर क्रॉप है, जो रेशे वाली फसल होती है। उसके बारे में कपास और जूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर लेक्चर 12 में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 22 में इन ह्यूमन डाइट। फ्रूट और वेजिटेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा फ्रूट में विटामिन ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा फ्रूट में आयरन ज़्यादा होता है, कौन सी फल में हमारे विटामिन मिनरल्स ज़्यादा होती है, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, बोरोन, इस तरीके से तमाम चीज़ें जो है पोषक तत्व वाइज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, किस तरीके से हम लोग जो है आपका यहाँ पे फसल में विविधीकरण हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्या कैसे फसल का विविधीकरण और प्रसंस्करण करेंगे फलों का। और उसके साथ साथ अभी हमारा स्टेटस क्या है फ्रूट्स में, वेजिटेबल में और फ्लावर प्रोडक्शन में इंडिया का स्टेटस क्या है, जैसे सब्जी उत्पादन में हमारा कितने स्थान पर है। एक चीज और, आईसीआर में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत हमारा सेब उत्पादन में कितने स्थान पर है, आपका अंगूर उत्पादन में कितने स्थान पर है। तो इस तरह के तमाम चीजें जो है आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे पढ़ने को जरूरत है, ठीक। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे लेक्चर नंबर 23 में ऑर्चर्ड के बारे में। ऑर्चर्ड आप सभी जानते हो, जहां पर खेती होती है आपके, जहां पे आपके सर नोट्स प्रोवाइड होगी। चंद्र प्रकाश मौर्य पूछ रहे हैं, बिल्कुल बच्चा, जो आपको पीडीएफ यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूं वो चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लास के तुरंत बाद जो है आपको ऐप पे जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा पीडीएफ, ठीक है, या फिर 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि अगले दिन आप सुबह उठते ही उसकी नोट्स तैयार करके अपनी पढ़ाई को जो है पूरा करो। उसके साथ साथ ऑर्चर्ड की लेआउट और लोकेशन, कैसे जगह पे हमें फल की खेती करनी चाहिए, कैसी मृदा होनी चाहिए, कितने तरीके से आप पौधे को लगा सकते हो। उसके साथ साथ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, मतलब सजावट के लिए कौन कौन से पौधे हम लोग यूज करते हैं, किस तरीके से सजावट वाले पौधे को लगाया जाता है, वो सारी चीजें। किचन गार्डन में हम लोग कौन कौन से फसल को यूज कर सकते हैं, प्लांटिंग सिस्टम, जैसे स्क्वायर प्लांटिंग, रेक्टेंगुलर प्लांटिंग है ना, ट्रायंगुलर प्लांटिंग, हेक्सागोनल प्लांटिंग, ऑक्टागोनल प्लांटिंग, इस तरीके से कई सारे जो है आपका, हाँ ये सब हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है, बिल्कुल। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग क्या होती है, प्रूनिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, फ्रॉस्ट और सनबर्न से किस तरीके से, फ्रॉस्ट जानते हो कुहासा, और सनबर्न मतलब जो धूप के कारण से जब आपका फल और सब्जी खराब हो जाती है तो उस तरीके उसको कैसे आप बचा पाओगे, उसके भी कई सारे विधियां हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा लेक्चर 24 में हम लोग पढ़ेंगे ट्री, श्रब्स, क्लाइंबर्स, एनुअल्स, पेरिनियल्स के बारे में, कि ट्री फसल किसको कहते हैं, श्रब किसको कहते हैं, क्लाइंबर किसको कहते हो, एनुअल किसको कहते हो, बहुवार्षिक फसल क्या होती है, उन सब की डिफिनीशन और उदाहरण, क्योंकि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि प्रोपैगेशन कैसे होती है, जैसे बीज के माध्यम से कैसे हम लोग जो है फल को, फल या फिर किसी सब्जी को बीज के माध्यम से कैसे प्रबंधन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्रसारण करते हो। उसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे डिफरेंट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, जो 12th का चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें आपको पढ़ाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के बहुत सारे विधियां, जिसमें आप पढ़ते हो ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग, कटिंग, है ना। तो ये सब मेथड्स के बारे में जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ, फिलर सिस्टम भी होता है ना सर, बिल्कुल फिलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको, है ना, ठीक है।
सर क्या क्या है सर, नोट्स प्रोवाइड होगी? हाँ बिल्कुल सर, क्या हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं? बहुत टाइम लग जाता है, बायो और भी तो है। देखो हैंड रिटन नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पुराने उन सब से मैनेज हो सकता है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स से अच्छा है कि आपको जो है अपना हैंड राइटिंग खुद करो। दूसरे का हैंड रिटन नोट्स फिर वही हो गया, दूसरे के प्लेट का जो जूठन खाओगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा कि खुद खाना बना के खाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बताइए है कि नहीं? तो इसीलिए इस सब चीज़ों को ध्यान देना। नेक्स्ट है कल्टीवेशन प्रैक्टिस, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ऑफ मैंगो, पपाया, पोमोग्रेनेट, ये 3 फल आपको पढ़ने होंगे इस लेक्चर में। इसी तरीके से आपको लेक्चर 26 में हम बताएंगे आपको कि आपका बनाना, गुआवा और सिट्रस के बारे में। फिर लेक्चर 27 में ग्रेप्स, उसके बाद लीची, उसके बाद एप्पल, पियर, नाशपाती के बारे में। उसके बाद आपको जो है लेक्चर 28 में आपको पाइन एप्पल, जैक फ्रूट, बेर और बेल के बारे में बताया जाएगा। देखो कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रॉप हम लोग कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में नहीं होता है, ठीक है? बिल्कुल लास्ट में अपना ही नोट्स जो है काम आता है, बिल्कुल सही कहा शिवम कुमार। तो ये चीजें ध्यान देना तुम लोग भी, ठीक ना। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे आपको जो है रूट क्रॉप्स की बातें करेंगे, रेडिश, कैरोट, बीटरूट। उसके बाद कल्टीवेशन प्रैक्टिस हम लोग बात करेंगे पोटैटो के बारे में। पोटैटो के दिन सिर्फ हम लोग पोटैटो को पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी आपकी लंबी सिलेबस है इसकी, और इसमें आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है। उसके बाद जो बच्चों लेक्चर 30 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेक्चर 31 में हम लोग बात करेंगे आपके साथ बल्ब क्रॉप, ओनियन और गार्लिक के बारे में। उसके बाद लेक्चर 32 में हम लोग पढ़ेंगे कोल क्रॉप्स, जितने आपके गोभी वर्गीय फल होते हैं, काउलीफ्लावर, नोलखोल, केल, उसके साथ साथ जो कैबेज, काउलीफ्लावर, इस तरीके जितने भी कोल क्रॉप्स होते हैं, कोल वर्गीय फसल जो आपके ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1। इतना करने के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 33 में ब्रिंजल, टोमेटो और चिली के बारे में, कि बैगन क्या होता है, किस तरीके से उसकी खेती होती है, तमाम चीजें। उसके बाद टमाटर के बारे में और मिर्ची के बारे में। तीनों के तीनों इसलिए साथ में पढ़ाऊंगा क्योंकि तीनों के तीनों हमारे सोलेनेसी फैमिली के क्रॉप है। कहाँ के हैं? सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए। उसके बाद जो है लेक्चर 34 में हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ लीफी वेजिटेबल, जिसमें स्पिनेच और एमेरंथस, चौराई के बारे में, और आपका जो बथुआ का पालक जो होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में लेक्चर 35 में हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ ग्लैडियोलस, काना और क्राइसेंथेमम जैसे फ्लावर क्रॉप्स के बारे में, जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में। हाँ, ब्रोकोली भी पढ़ा जाएगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकोली से भी आपके एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे सिंपल बोटेनिकल नेम, गुणसूत्र संख्या है ना, ये सब आपके मैच द कॉलम में दे देता है। तो इसलिए हम लोगों को ब्रोकोली भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इतना करने के बाद आपको रोज और आपके मेरीगोल्ड जैसे फ्लावर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, फल और सब्जी संरक्षण के सिद्धांत और तरीके क्या क्या होते हैं, किस तरीके से जो है फल की संरक्षण करते हैं, कैनिंग क्या होता है, पास्चराइजेशन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है ना, डब्बाबंदी जिसको कैनिंग कहते हो, इसमें कितने तापमान में हम लोगों को भंडारण करना चाहिए, कितने कैसे फल के लिए हम लोग ये विधि करते हैं, रासायनिक विधि से किस तरीके से हम लोग भंडारण कर सकते हैं लंबे समय तक, किस तरीके से हम लोग जो है अवायवीय अवस्था में, एनारोबिक कंडीशन में हम लोग प्रिजर्व करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। तो ये सारी चीजें जो हम लोग बच्चों उसमें बताएंगे, ठीक। सर थोड़ा ऐप में इंप्रूवमेंट करना चाहिए, टाइमिंग नहीं शो कर रहा है लेक्चर के। मतलब टाइमिंग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, कौन सी टाइमिंग उत्कर्ष तिवारी, क्या टाइमिंग नहीं शो कर रहा है बताइए। उसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे जेली कैसे बनता है, जाम कैसे, केचप, चिप्स और उन सब की पैकेजिंग कैसे होती है, पैकेजिंग करते समय जाम को जब डब्बाबंदी करोगे तो कितने तापमान पे करनी चाहिए, क्या प्रेशर होना चाहिए, इस तरह के तमाम चीजें जो है बच्चों आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 39 में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है आईसीआर एस्पिरेंट्स के लिए और आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको जो है अच्छा आपके लेक्चर का ड्यूरेशन का, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। अगर ऐसा कुछ टेक्निकल टीम से बात करेंगे, एक बार आपकी सुझाव को जो है हम लोग रखेंगे, अगर ऐसा कुछ हो पाएगा तो जरूर करा दिया जाएगा, ठीक है उत्कर्ष। चलो आगे हम लोग बात करते हैं अब सीड रेट कैलकुलेशन, किस तरीके से बीज दर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कौन सी फसल में कितना बीज की संख्या चाहिए, कितना केजी बीज चाहिए। उसके साथ साथ प्लांट पॉपुलेशन जो है, पौधों में पौधों की जनसंख्या कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, पौधों की संख्या के बारे में। उसके बाद रोटेशनल एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है, चक्रीय फसल संघनता और फसल संघनता कैसे निकालते हो। फिर फर्टिलाइजर और हर्बिसाइड की कैलकुलेशन, शाकनाशी की कितनी मात्रा हमें धान के खेत में प्रयोग करना चाहिए, जब 2 हेक्टेयर में धान की खेती की जा रही है तो पेंडिमेंथिलिन कितना
कितना मात्रा में यूज होगा, आपका कार्बेंडाजोल कितना मात्रा में यूज करोगे, मेटसल्फ्यूरॉन कितने मात्रा में यूज करोगे, इस तरह की तमाम चीजें जो है आपको हर्बिसाइड कैलकुलेशन में आपको बताया जाएगा। उसके साथ साथ जो है आपका फर्टिलाइजर में, जैसे धान की खेती करेंगे तो यूरिया कितनी देनी चाहिए, डीएपी कितनी देनी चाहिए, गेहूं में आपका फास्फोरस कितना देना चाहिए, आपका पोटेशियम कितना देना चाहिए, इस तरह के तमाम चीजें जो है आप घर बैठे आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, राजश्री तालुकदार पूछ रहे हैं कि सर डेली क्लास कितने बजे से रहेगा। डेली क्लास जो है बच्चों आपका 8 बजे से ही रहेगा। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, आपकी क्लासेस जो है डेली 8 बजे से ही होंगे। ठीक है, 8 बजे से रेगुलर आपकी क्लासेस होंगी, जो कि 9 साढ़े 9 तक जो है आपके आराम से होंगे। ठीक है, क्लासेस तो इस तरीके से आपकी क्लास की टाइमिंग जो है 8 बजे रहेगी। रेगुलर रात को 8 बजे आपको ऐप पे आ जाना है। ठीक है, हो सकता है 5 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि हो सकता है कभी मैं ट्रैफिक में फंस गया या कुछ डिले हो गई, लेकिन 8 से 8:05 के अंदर आपकी बैच पे जो है क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों को यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के बाद हम लोगों को बात करना होगा यहाँ पे स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया एंड इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किस तरीके से भारत में श्वेत क्रांति आई, किस तरीके से जो है दूध उत्पादन में भारत हमारा लीड स्थान पर है, प्रथम स्थान पर आया, ये चीजें हम लोग समझेंगे। क्या पशुपालन का स्कोप क्या है, उसका महत्व क्या है भारत में, क्यों भारतीय किसान को पशुपालन के साथ साथ कृषि प्रणाली को अपनाना चाहिए, तभी जाके किसान की आय जो है दुगनी हो सकती है, इसके बारे में समझेंगे। जो आपका गवर्नमेंट का योजना था 2022 तक जो है किसानों की आय को दुगना करना, तो वो सिर्फ फसल उत्पादन से संभव नहीं है। फसल उत्पादन के साथ साथ अगर पशुपालन को समाहित किया जाएगा तभी जाके किसान का आय बढ़ेगा। तो इस तरह के तमाम चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट ब्रीड्स के बारे में, जो आपके देसी नस्ल है और विदेशी नस्ल है। किन किन जानवरों के, गाय के, भैंस के बारे में पढ़ेंगे एक लेक्चर में। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ पोल्ट्री, गोट, सीप और सुअर के बारे में, कौन कौन सी नस्ल हमारी देसी सुअर की नस्ल कौन सी है, विदेशी सुअर की नस्ल कौन सी है, इस तरह के तमाम चीजें जो है बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, 209 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारा श्वेत क्रांति का मुख्य योगदान है। जो हमारे वर्गीज कुरियन साहब थे उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो आपका ऑपरेशन फ्लड था उसका महत्वपूर्ण योगदान है, एनडीडीबी की स्थापना का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह के तमाम चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसकी हम यहाँ पे जो है सर कोई ऑब्जेक्टिव बुक, एनी सजेशन। सर देखो दीपक, अगर ऑब्जेक्टिव बुक को सजेस्ट करना होगा तो आई विल सजेस्ट यू एसआर कांतोवा जी का जो एक बुक है, जो आपके हिंदी माध्यम में भी है, इंग्लिश माध्यम में भी है। तो जिस भी आप माध्यम से तैयारी करते हो उस माध्यम की आप उस बुक को परचेज करिए। लेकिन हाँ, हिंदी माध्यम वाले जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चों, एक आपको बहुत ही सैड न्यूज़ मैं क्या देना चाहूँगा कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पे भी अपनी कमांड बनाइए। नहीं तो यथार्थ क्या है कि कई सारे हमारे स्टूडेंट्स, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज के डेट में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद भी उनकी जो फर्स्ट ईयर में जो है उनका बैक लग गया है, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू देयर लैंग्वेज। तो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी माध्यम वाले छात्र जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को जो है आप अपने साथ अपनाना अभी से शुरू करिए, नहीं तो फिर बाद में जाके जो है सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। आज ही के डेट में, आज मैं एक छात्र से मिलकर आया हूँ जो हमारे हिंदी माध्यम से होने के कारण जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपना दाखिला करवाने के बावजूद जो है वो फेल हो गया अपने कंप्यूटर जो सेमेस्टर एग्जाम्स में, और उसके ईयर बैक लग गए हैं। मतलब 4 साल का कोर्स वो 5 साल में पूरा करेगा। तो सोचिए वो कितनी दुखद स्थिति होती है। मेरे लिए भी काफ़ी पेनफुल था वो मोमेंट, जब वो बच्चा जो है रो रहा था और बता रहा था कि सर लैंग्वेज के कारण से जो है मैं आज असफल हो गया। भले ही मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपना स्थान प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन आज यहाँ आने के बाद मैं असफल हो गया। तो वो सोचिए कितनी कष्टकर होती है और कितना बुरा लगता है उस समय। तो इसीलिए आप लोग भी जो है, जो भी हिंदी माध्यम से हैं, वो अंग्रेजी को जो है अभी थोड़ा थोड़ा जो है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। हाँ, लैंग्वेज बहुत जरूरी है बच्चों, इंग्लिश होना, ठीक ना। उसके बाद दूसरा क्या है आपका कि किस तरीके से हाउसिंग होती है पोल्ट्री की, किस तरीके से उनमें खान पान किया जाता है, किस विधि से हम लोगों को खान पान होना चाहिए, चारा कितना खिलाना चाहिए आपके पशु के लिए, मुर्गियों के लिए कितना चारा देना चाहिए। अब अगर आपका मुर्गी लेयर है, अंडा देने वाली, तो उसकी चारा कितना होना चाहिए, और अगर आपका मुर्गी जो है ग्रोअर मतलब ब्रॉयलर है तो उसको कितना चारा देना चाहिए। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है बच्चों हम लोगों को डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड राशन के बारे में, अर्थात संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या क्या है, संतुलित आहार के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद उसकी परिभाषा क्या होती है और उसमें क्या क्या सामग्री जो है मिश्रित होना चाहिए, कितना ग्राम आपका नमक होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस तरीके से जो है ये सब चीजें जो है आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। सर हम टीवीएन से हैं, तुलसी विद्या निकेतन, उत्कर्ष तिवारी। अच्छा, बनारस से हो क्या बाबू आप? सर पीवाईक्यूज का आईसीआर का बुक ऐप दे ही दीजिएगा, वही इनफ रहेगा ना। हाँ देखो, जो पीवाईक्यू का बुक मैं दूंगा
वो इनफ, मोर देन इनफ नहीं कह सकते। उसके अलावा आप अगर ऑब्जेक्टिव बुक लेकर परचेज करके पढ़ सकते हो तो थोड़ा सा जो है आपका और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक आप ऑब्जेक्टिव की बुक ले लीजिए, आई सजेस्ट, क्योंकि वो लेकर आपने प्रैक्टिस करोगे तो ऑल एंड गुड। और अगर नहीं भी करते हो तो आपको यहाँ पे तो हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करते ही हैं, तो वो डीपीपीज भी आपके उसी सब बुक से ही रिलेटेड रहता है और उसी सब बुक से जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप दोनों ही तरीके से पढ़ सकते हो। यहाँ के डीपीपी और टेस्ट सीरीज भी अगर आपने इनफ दिया है, पूरी ईमानदारी से उसको प्रैक्टिस किया है, तो फिर आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत बच्चे रहते हैं कि सर मैं बुक लेकर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ एमसीक्यू, तो यहाँ का नोट्स पढ़ना, यहाँ का चीज़ें पढ़ना और फिर जाके आप एमसीक्यू लगाना। एक भी क्वेश्चन अगर नहीं बनाना तो फिर आके हमें कमेंट करके बताना कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन पाया, ठीक है। क्योंकि वो बुक जो है आपके वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो जेआरएफ की तैयारी करते हैं, जो बच्चे एसआरएफ की तैयारी करते हैं वो एसआर कांतवा की बुक पढ़ते हैं, जो बुक आप लोग सिंपल यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तैयारी करने के बाद उसको बना पाओगे। और ये इसीलिए बना पाओगे क्योंकि हमारी जो नोट्स है बच्चों वो आपका पूरा एमसीक्यू ओरिएंटेड रहता है, किस तरीके से आप एमसीक्यूज को डील कर पाते हो और किस तरीके से आप एमसीक्यू के साथ जो है खेल पाओगे, तो वो सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ठीक है। अच्छा हाँ, सामने घाट से हैं, चलो ठीक है, ओके। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ तक इतना करने के बाद जो है राशन की सामग्री वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 44 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आपके साथ कि किस तरीके से मैनेजमेंट होती है काफ की, बुलॉक की, प्रेग्नेंट काउ की और मिल्च एनिमल्स की। मिल्च मतलब दुग्ध वर्गीय जो पशु होते हैं, दुधारू जानवरों की, किस तरीके से गर्भवती बछड़ों, बैल, इन सब की किस तरीके से आप मैनेज करते हो। मैनेजमेंट कहोगे तो सर क्या मैनेज करेंगे यहाँ, तो जैसे हम लोग सिंग रोधन की बात करते हैं, डिहॉर्निंग या ग्रूमिंग सफाई की बात करते हैं, या फिर अगर बात करते हैं हम लोग कास्ट्रेशन बधियाकरण की बात करते हैं ना। उसके बाद हम लोग पूंछ काटने की बात करते हैं भेड़ में। तो इस तरह की जो भी गतिविधि है, आयु निर्धारण की बात करते हैं, है ना। तो ये सब जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन सबको जो है हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ काफ, बुलॉक्स, प्रेग्नेंट एंड मिल्च एनिमल्स वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। साथ साथ चिक्स एंड कॉकरेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स मुर्गियों की कैसे प्रबंधन किया जाता है, किस तरीके से हम लोग मुर्गियों को, लेयर्स को हम लोग जो है बचाते हैं, किस तरीके से उसको ग्रो किया जाता है, कितना राशन देना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साइन ऑफ सिक एनिमल्स, कैसे पहचानोगे कि पशु बीमार है। जैसे इंसान का अगर बीमार होता है तो बोल देता है भैया सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब दवा दीजिए। लेकिन पशु तो वो नहीं बता पाएगा कि सर मुझे फीवर हो गया है, सीटामोल दे दीजिए। ऐसा बोलता है कोई गाय और भैंस या कोई मुर्गी? नहीं ना। तो उन सब की साइन कैसे हम लोग पहचानेंगे कि क्या क्या लक्षण होती है बीमार पशु के, वो सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। सर एग्रीकल्चर लेकर बैंकिंग में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं शिवम कुमार। एग्रीकल्चर लेने के बाद जो है आपके पास एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी आती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही जाते हैं। और एक चीज और बता दें आप सभी को, जो भी आपको कैरियर से रिलेटेड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड डाउट्स हैं, उन सभी को आपके जब भी बैच में भी लाइव क्लासेस होंगी तो इस तरह के कमेंट्स और इस तरह के सवाल आप लोग लास्ट में पूछेंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है। आज आप लोग कभी भी पूछिए, क्योंकि आज जो हम लोग की सिलेबस डिस्कशन और स्ट्रेटेजी डिस्कशन सेशन है, तो आप आज कभी भी पूछ सकते हैं। लेकिन बाकी दिन जब भी पढ़ाऊंगा तो आप इस तरह के जो भी डाउट्स रहेगा ना, सब्जेक्ट मैटर की डाउट आप उसी समय पूछिए, बाकी इस तरह के कैरियर से ऑप्शन या फिर जो भी रिलेटेड डाउट्स रहता है उसको लास्ट में पूछिए। इसके दो चीजें हैं, क्योंकि जब मैं फ्लो में पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे चीजें हैम्पर होंगी, पहली बात। और दूसरा बात, जो बाकी बच्चे होते हैं ना वो इससे इरिटेट हो जाते हैं। जैसे जो बच्चा शांत से पढ़ रहा है और वो बच्चा को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वो फिर ऑफेंसिव होकर कमेंट करने लगा कि भाई लास्ट में पूछो ये चीजें, अभी मत पूछो, अभी डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए जो है इस तरह की चीजें आप लोग लास्ट में पूछा करेंगे। आज कभी भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। आज क्योंकि पहला इंटरेक्टिव सेशन है तो आज आपके सवाल के जितने भी भौचार होंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जब रेगुलर क्लासेस में हम लोग पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको जो है बात करना, लास्ट में इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, लास्ट में पूछना है। सर बायो और केमिस्ट्री डोमेन के लिए कोई बुक? देखो बायो और केमिस्ट्री के लिए आपका एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, वो आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन एग्रीकल्चर इसलिए बच्चे डाइवर्ट होते हैं और दिक्कत होती है क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की जो है कोई भी एनसीईआरटी जो है उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन है। दूसरा चीज है, लेक्चर नंबर 45 में हम लोग बात करेंगे रोग के बारे में, कि पशु में कौन कौन से रोग लगते हैं, मुर्गियों में कौन कौन से रोग लगते हैं। इस तरह की तमाम चीजें हम लोग, जैसे रिंडर पेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, खुरपका मुंहपका रोग जिसको हम लोग फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं, मस्टाइटिस थनैला रोग कहते हैं, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया जिसको घुरका रोग कहते हैं, है ना। उसके बाद मुर्गियों में जो रोग लगती है कॉक्सिडियोसिस, पॉक्स रोग, ठीक है, रानीखेत रोग, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है, इससे सवाल आपके भर भर के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आईसीआर हो चाहे आपके स्टेट लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो इस तरह के तमाम रोग की लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, रोगाणु के बारे में पढ़ेंगे, किस रोगाणु के कारण से लगता है। साथ में हम लोग पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, जिसे उद्भव काल कहते हो,
कब आपकी सिम्टम उसके क्या होते हैं और उसकी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से जो है उसकी वैक्सीनेशन होती है, कौन कौन सा टीकाकरण करना चाहिए, किस अवस्था में हमें पशुओं में टीकाकरण करना चाहिए ताकि इस रोग से उसको बचाया जा सकता है। तो इस तरह के तमाम चीजें जो है बच्चों आपको लेक्चर नंबर 45 में डिस्कस करने को मिलेगा। फिर लेक्चर नंबर 46 की बात अगर करेंगे हम लोग, तो यहां पे मैं बात करूंगा आपके साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कृत्रिम गर्भधान की जो विधि होती है उसके बारे में, क्योंकि कृत्रिम गर्भधान जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आईसीआर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान देना है कि कृत्रिम गर्भधान जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे आपके साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा गाय में, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके अलग अलग भागों के बारे में कि मेल में ये पार्ट होती है, यहाँ से आपका वीर्य का उत्सर्जन होता है, यहाँ से वीर्य आपका परिवहन होती है। तो इस तरह की तमाम चीजें हम लोग बात करेंगे। फिर वीर्य का संकलन कैसे होता है, भंडारण कैसे होती है और वीर्य को कैसे हम लोग योनि में जो है डाला जाता है। तो इस तरह के तमाम चीजें, कोण कितने एंगल पे होती है, तापमान कितनी होनी चाहिए कृत्रिम योनि की, ये सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके साथ साथ लेक्चर नंबर 47 में बात करूंगा मैं मिल्क और उसके कंस्टिट्यूएंट्स और प्रॉपर्टीज के बारे में। दूध क्या है, दूध की क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है और कौन सी चीज कितनी मात्रा में पाई जाती है और उसकी गुण क्या है, रंग दूध में क्यों आता है, दूध की उबाल बिंदु क्या है, हिमांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। उसके साथ साथ जो है दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, घनत्व तो क्या है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दूध की विस्कोसिटी क्या होती है और सरफेस टेंशन क्या होता है। इस तरह के तमाम चीजें जो है दूध के बारे में, हाँ बर्ड फ्लू के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। बर्ड फ्लू आपकी एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जो जाना जाता है उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। क्या गुफ्तगू हो रही है सर, किस बात की गुफ्तगू? अच्छा, वो थोड़ी सी एक डिस्कशन थी, एक शादी में जाना था जो कि मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप लोग की क्लासेस आज 1 फरवरी को ही पड़ गया था, चूंकि हमारी अनाउंसमेंट काफ़ी दिनों से थी और 1 फरवरी को ही भी जो है हमारी एक टीममेट की शादी थी जिसमें जो है जाने के लिए सर लोग बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, क्लास लेना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बच्चे एक्साइटेड थे और उनसे ज़्यादा मैं खुद एक्साइटेड था आप लोगों की क्लासेस लेने के लिए कृषक बैच में। ठीक है, तो यही गुफ्तगू हो रही थी कि आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में देखोगे तो आपका पनीर हो गया, छेना हो गया, है ना, पनीर, छेना। उसके साथ साथ देखोगे तो खोआ, बटर, है ना। उसके बाद जो है आपका इसके साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे पनीर, छेना, खोआ, बटर, आइसक्रीम, दही, इस तरह के तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है और किस तरीके से जो इन सब की निर्माण होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जो है आपको समझना होगा। उसके बाद जो है बच्चों हम लोग डेयरी टेक्नोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे आपके साथ एग्रोमेट्रोलॉजी पोर्शन में, जहां बात होगी जलवायु और मौसम के बारे में, किस तरीके से जलवायु में क्या क्या कंपोनेंट आएंगे। और फिर हम लोग रेनफॉल को भी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका जो है वर्षा या फिर रेनफॉल जो है आपके फसल उत्पादन को अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से आपका टेम्परेचर, तापमान अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमिडिटी किस तरीके से इफेक्ट कर रही है आपके क्रॉप प्रोडक्शन को, वायु की बेग जो होती है, विंड वेलोसिटी, सनशाइन आवर, सूर्य की किरण किस तरीके से आपका जो है इफेक्ट कर रहा है क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। बादलों के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे निचली बादल कौन सी है, सबसे ऊपरी बादल कौन सी है, वर्षा सबसे अधिक किस बादल के कारण से होता है और कौन सा बादल छाने के बाद जो है आपकी मौसम में टेम्परेचर लोएस्ट हो जाती है। इस तरह की तमाम चीजें जो है बच्चों, और बादल का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें जो है बच्चों हम लोग उसमें पढ़ेंगे। इतना करने के बाद जो है बच्चों लेक्चर नंबर 50 पे आएंगे हम लोग, जहां पे बात होगी भविष्य की भविष्यवाणी के बारे में, फसल उत्पादन में के संबंध में मौसम का पूर्वानुमान और जलवायु परिवर्तन। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के हाल परिस्थिति को अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है जलवायु परिवर्तन बहुत ही एक महत्वपूर्ण समस्या। अगर इस साल की मैं बात करूं तो धान, जिन बच्चों ने किसी कृषि बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या किसान परिवार से हैं, उन सभी ने देखा होगा कि इस बार 2022 में जब आप धान की खेती कर रहे थे उस समय आपके घरों में, आपके खेतों में वर्षा जो है बहुत लेट से होने के कारण आपका धान का फसल जो है बहुत से जगह पे बेकार हो गया है। बहुत से जगह पे किसान मजबूर हो गए थे कि वो अपना धान का फसल को काट के अब चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि अगस्त तक जो है बारिश नहीं हुई थी। सितंबर में जाके उनको पहली बारिश मिली थी। तो ये सब चीजें किस लिए हो रहा है, तो आपका जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज के कारण से हो रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज क्या है, किस तरीके से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले करता है, इस तरह के तमाम चीजें जो है बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन में किस तरीके से जो आपका जो है यहाँ पे किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोग लेक्चर 51 में बात करेंगे सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका क्या होता है और कोशिका की आकार क्या होती है, किस तरीके से जो आपका कोशिका में हमको
प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका में क्या क्या चीजें होती है, कोशिका भित्ति क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, इस तरह तमाम चीजें जो है हम लोग सेल के बारे में पूरी चीजें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, आपकी डेडिकेशन देखते ही हमारे अंदर डबल मोटिवेशन आ जाती है। बिल्कुल, देखो अगर हम लोगों को कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करना है सामने वाले से, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब जो है मेरे से ज़्यादा सीरियस रहने चाहिए अपने भविष्य को लेकर, तभी जाके वो जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करके अपना मनचाहा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए मैं खुद जब एक उस तरीके से नहीं काम करूंगा, सीरियसली नहीं रहूंगा आप लोग के भविष्य के लिए, तो फिर आप लोग भी जो है थोड़ा सा नेग्लिजेंस करने लगोगे। तो इसीलिए आपको मोटिवेट रखने के लिए मुझे खुद जो है मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। माइटोसिस, मियोसिस क्या होती है, उसकी क्या महत्व है। अब मियोसिस के अलग अलग चरण के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आपके टॉपिक 11th बायोलॉजी के टॉपिक है। 11th बायोलॉजी में जो आप थर्ड या फोर्थ यूनिट में जो है आपका ये पूरी आपके बायोमोलिक्यूल्स और आपका सेल बायोलॉजी जो है पूरी आपकी दी हुई है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। उसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोजोम, डीएनए और आरएनए के बारे में। अनुवांशिक पदार्थ क्या क्या है, किस तरीके से आपका गुणसूत्र का संरचना क्या होती है, मेटासेंट्रिक क्या होता है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या में आपके अलग अलग पशुओं में या फिर अलग अलग फसलों में आपके गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ लेक्चर नंबर 53 में। क्रोमोजोम, डीएनए और आरएनए के अनुवांशिक सामग्री का संगठन, किस तरीके से डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, कब दिया, है ना। उसमें एक डीएनए से दूसरे जो आपकी लाइन होती है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, गुआनिन के साथ क्या होता है, यूरेसिल कहाँ पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। इस तरह के तमाम चीज़ें जो है बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर ये सेल वाले लेक्चर बायो में भी हेल्पफुल होगा ना? हाँ बिल्कुल, आपका बायो में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और एक चीज और उत्कर्ष जो आपको बता दूं कि आईसीएआर में ना जो आपके बायो ओरिएंटेड टॉपिक्स है उनसे अधिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये चीज आपने देखा होगा, जो बच्चे अगर आईसीएआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखे हो आप, तो जो आपके बायोलॉजी से ओरिएंटेड टॉपिक्स है ना आपके, उनसे आपके भर भर के क्वेश्चंस आईसीएआर पूछता है। चाहे वो आपका ये प्लांट से रिलेटेड हो या फिर आपके जो है ये जेनेटिक्स से रिलेटेड हो, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड हो, इन सब से आपके क्वेश्चंस जो है ज्यादा पूछा जाता है रादर देन आपका एग्रोनॉमी और इन सब से। ठीक ना, तो इसीलिए आपको पूरी एनालिसिस के बाद आपको ना 10 साल के आईसीआर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके भी मैं बताऊंगा आगामी दिनों में। आपको इस सब पे भी लेक्चर्स मिलेंगे कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके हर साल पूछे गए हैं, ये सब चीजें भी बताऊंगा। ठीक है सर, मैं मैथ्स से हूं, पर देखो मैथ्स से हो ना तो आप परेशान मत हो। ठीक है, पीसीए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से आप अपना एग्जाम देना। और जो बहुत से बच्चे आप देखते होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे टीचर्स बताते हैं ना कि पीसीए से मैथ वाले देने के बाद नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसका लाइव एग्जांपल आप लोगों को किसी दिन मैं अपने चैनल पे ही खड़ा करके, एक लड़का अपना स्टूडेंट है, बनारस का ही है, यहीं का रहने वाला है, पास में ही, जो पीसीए से क्रैक करके अभी आईआरआई झारखंड में अपनी एडमिशन लेकर, आज ही उसका ओरिएंटेशन सेशन था, उसके बाद तुरंत उसने कॉल किया कि सर काफ़ी मजा आया जब हमने एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के साथ जो है आज मैंने इंटरेक्टिव सेशन जब ज्वाइन किया था अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिव थे। और उसने अपनी स्टोरी जब शेयर किया तो उसके साथ भी उसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में भी आप लोगों के साथ साझा करूंगा मैं किसी दिन, जैसे आपको समय मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 54 में मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल के जो अनुवांशिकता के सिद्धांत थे वो क्या था। उसके बाद क्यों मेंडल जो है अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो आपके उसकी कार्यक्रम जो उसने किया था मटर पे, क्यों वो सक्सेस हुआ और क्यों उसने मटर की ही चुनाव किया अपनी खोज के लिए, ये सारी चीजें। फिर हम लोग बात करेंगे लिंकेज के बारे में कि क्यों जो है आपका एब्सेंस ऑफ लिंकेज क्यों आपके जो है नहीं पाया गया, क्यों आपकी चीजें यहाँ पे जो है मेंडल के सिद्धांत में जो है लिंकेज की एब्सेंस क्यों थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 55 में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन के बारे में। यह सब वो टॉपिक है, अनहिडन टॉपिक है, जो एग्रीकल्चर में कभी कोई पढ़ता नहीं है और कभी कोई पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में आईसीएआर में पार्टिकुलरली बच्चों इन सब से आपके भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब टॉपिक को जो है बेसिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे आपके साथ मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, किस तरीके से जो है आप जीन को जो है इनहेरिट होता है एक पेरेंटल कैरेक्टर से आपके ऑफिस में, किस तरीके से इनहेरिट हो रही है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सब कुछ जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, बॉटनी जूलॉजी आता है सर आईसीआर में क्या? हाँ बिल्कुल, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से देंगे, जो बायोलॉजी चूज करके देंगे, उन सभी के लिए बॉटनी जूलॉजी दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट होता है और उन सबसे क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ेगा। फिर लेक्चर नंबर 56 में हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स। स्वपरागित और परपरागित फसल क्या होता है, कौन से फसल हमारे स्वपरागित होते हैं, कौन से फसल हमारे परपरागित होते हैं, किस तरीके से आपके फसलों में परागण होता है, इस तरह के तमाम चीजें जो है बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलो, इतना चीज करने के बाद जो है हम लोग बात करेंगे आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन, किस तरीके से जो है संकर बीजों का निर्माण होता है, क्या क्या आपकी हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रियाएं होती है। उसके साथ साथ मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, जैसे अगर हम बात करेंगे कोई भी फसल की बीज, जैसे हम बात करते हैं ना वेराइटी, जैसे इंडिया में TN1 वेराइटी ताइवान से 1964-65 में लेकर आई गई थी, IR8 वेराइटी 1966 में लेकर आई गई थी। तो वो जो वेराइटी किसी विदेश से आती है अपने देश में, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसी को इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसी तरीके से एक होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, एक होता है आपका मास सिलेक्शन, है। तो ये सारी चीजें हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जहां पे आपकी डिफिनीशन एंड स्कोप क्रॉप प्रोडक्शन में, और टिश्यू कल्चर एंड सेल कल्चर के बारे में। ये बायोटेक्नोलॉजी जो है आपके बायोलॉजी में 12th में भी पढ़ाया जाता है, और वहां के भी आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हाँ, वीक में आपकी 6 क्लासेस होंगे, ठीक है। और कभी कभी आपके संडे वगैरह को भी क्लासेस लगेंगी, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा ऐप पे, क्योंकि टोटल आपके 75 लेक्चर्स में कवर करने हैं। तो जिस हिसाब से आपकी होगी शेड्यूल डेट वाइज जो है आप लोगों को उस तरीके से होगा, लेकिन वीक में 6 क्लासेस तो आपकी होंगी, कभी कभी संडे को भी क्लासेस हो सकता है, ठीक है। सर CUET 2023 में कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं ना सर? अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब बाकी जो है अब सब कुछ NTA पे निर्भर करता है। जब आपके CUET 2023 के बुलेटिन रिलीज कर दिए जाएंगे, फिर बाकी चीजें और क्लियर होके आ पाएगी, ठीक है। चलो, उसके बाद जो है बच्चों हम लोग बात करेंगे आपके साथ कि इंट्रोडक्शन, पीएच क्या होता है, बफर क्या होता है। ये बफर से रिलेटेड इस बार CUET में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था एग्रीकल्चर में। क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, अमीनो एसिड का, लिपिड्स का, विटामिन का, एंजाइम्स का, इन सब के बारे में। विटामिन टर्म किसने दिया, लिपिड टर्म किसने दिया, प्रोटीन टर्म किसने दिया, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन कैसे बनता है, इस तरह के सारी चीजें जो हम लोग बात करेंगे। सर इस बार नागालैंड यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, CUET जैसे हम लोगों ने नागालैंड की जो आपकी एकेडमिक्स टीम है उससे ही मैंने खुद बात किया था, तो उन्होंने बताया कि 2022 में हम लोग ICAR के थ्रू जाएंगे, बट 2023 से जो है वो लोग CUET के थ्रू ही अपने एडमिशन्स लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको नागालैंड यूनिवर्सिटी भी इस बार रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि नागालैंड यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपको डोमेन एग्रीकल्चर पे ही एडमिशन हो रहा है, तो ये और आपके लिए बेनिफिट पॉइंट है। जो बच्चे केमिस्ट्री से डर रहे हैं उन सबके लिए एक एडिशनल बेनिफिट हो वहाँ पे, ठीक। उसके बाद जो है बच्चों लेक्चर नंबर 58 में हम लोग 59 में बात करेंगे माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका शैवाल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक, ठीक है, और एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक। उसके बाद जो हम लोगों को बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्टिनोमाइसिटीज क्या होती है, कवक किस तरह से होता है, कवक उसके बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, विषाणुओं के बारे में, है ना। उसके बाद लेक्चर नंबर 60 में हम लोग बात करेंगे मशरूम कल्टीवेशन। ये वो टॉपिक है जिसने इस बार आपके ICAR एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस एक सेट में पूछा गया था। हर सेट में तो नहीं कहूंगा, एक सेट में, लेकिन मशरूम कल्टीवेशन से काफी ज्यादा सवाल पूछ दिया था कि कौन सा मशरूम का स्पोर लेना चाहिए, किस तरीके से कौन सा मशरूम हमारे लिए जहरीला होता है, कौन सा खाद्य खाने लायक होता है, और किस तरीके से आपकी खेती होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे। उसके बाद रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आपके ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, यानी कि कार्बनिक पदार्थ की सड़न में जो है आपका किस तरीके से सूक्ष्म जीव जो है मुख्य रोल प्ले करते हैं, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं बच्चों, हम लोग बात करेंगे आपके साथ लेक्चर नंबर 61 में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में, कृषि प्रसार के बारे में, किस तरीके से जो है कृषि के तकनीक जो है आपके किसान लैब से लेकर आपके लैंड तक पहुंचाया जाता है। उसमें कितने प्रकार के आपके जैसे किसान होते हैं, किसानों को अलग अलग ग्रुप में वर्गीकरण किया गया है कृषि प्रसार के हिसाब से। तो वो सब चीजें, कितनी प्रतिशत एरिया, कितनी प्रतिशत किसान किस समूह में बिलोंग करते हैं, कौन सी योजनाएं सरकार की आज़ादी से पूर्व आई थी, कौन सी योजनाएं सरकार की आज़ादी के बाद आई थी, वो योजनाएं कब आई थी और उसका क्या मुख्य योगदान था, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव थी, इस तरह की तमाम चीजें जो हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है बच्चों एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सेकेंड लेक्चर, 2 लेक्चर में हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आपके लिए पढ़ेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग।
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है बच्चों ICAR के साथ साथ आपके स्टेट लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा यूपी कैडेट, बिहार कंबाइंड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में फोकस कर रहा है तो उन सभी के लिए जो हमारा कृषि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियंत्रिकी जिसको कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर बिहार वालों के लिए नागालैंड यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा दूर हो रहा है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, बिहार वालों के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नजदीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करिए, उसके लिए मेहनत करिए। यहाँ से पटना, बनारस से पटने की ट्रेन जो है आपकी 4 घंटे में पहुंच जाती है। मतलब सोचो पटना 4 घंटा दूर है बनारस से, तो आप BHU के लिए तैयारी करिए। अगर नागालैंड ज़्यादा दूर लग रहा है तो मेहनत करिए दुगना, ताकि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आ जाएं, ताकि वो घर से पास भी रहेगा और ऑल इंडिया लेवल की तीसरी यूनिवर्सिटी में, आप टॉप 3 यूनिवर्सिटी में आप पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए आप उस हिसाब से उसकी तैयारी करिए। हाँ, CUT में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का पेपर दे सकते हैं। हाँ दे सकते हो अविनाश चौहान, आप जो है CUT में दे सकते हैं इस 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन इस 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपके पास 2 ही यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रहेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और नागालैंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, विश्व भारती के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे अगर आप ABC से देते हो तो, क्योंकि उसको PCA चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, या फिर PCM PCB चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्या कह रहा है प्रणव सर, आप हंसते हुए और भी स्मार्ट लगते, पीछे आशुतोष सर है ना। हाँ सर थे, सर जा रहे थे सब लोग शादी में तो इसलिए आए थे वो। ठीक है, चलो सर आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर यूपी कैडेट। नो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूपी कैडेट बिकॉज इट इज द एग्जाम ओनली फॉर दोज हु बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, यानी कि जिनके पास, दोज हु आर हैविंग डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश आर ओनली एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलरली एग्जाम। ठीक है सर, PCA इन CUT होता है। हाँ PCA होता है, लेकिन PCA से फिर आपका एक ही यूनिवर्सिटी एलिजिबल रहोगे आप, विश्व भारती। BHU के लिए एलिजिबल आप नहीं रहेंगे अगर आप PCA से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। सर नागालैंड यूनिवर्सिटी कैसा है, लेना चाहिए या नहीं? देखो ले सकते हो, आपकी ICAR से एक्रेडिटेड है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, थोड़ा घर से दूर जाना पड़ेगा वो तो है ही, लेकिन आपको उसकी यूनिवर्सिटी आप ले सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट हम लोग कृषि अभियंत्रिकी में अब क्या क्या बात करेंगे, तो कृषि अभियंत्रिकी में बुआई कैसे पौधे की होती है, पौधा के बुआई करते समय हम लोग कौन कौन से विधि यूज करते हैं, इस तरह के तमाम चीज़ें जो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके साथ साथ बच्चों पढ़ेंगे हम लोग कीट विज्ञान के बारे में, कीट विज्ञान में किस तरीके से हम लोग चीज़ों को समझना है, कीट विज्ञान में कौन कौन से कीटों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कीट की वर्गीकरण अलग अलग समूह में, ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसको किस तरीके से हम लोग अलग अलग क्लास में, ऑर्डर में वर्गीकरण किए हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। एंटोमोलॉजी में कौन सा फसल में आपका कौन सा कीट लगता है, ये सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे। आपके एग्रोनॉमिक क्रॉप जो आपके धान, गेहूं, अरहर, कपास है ना, जूट, इन सब में कौन कौन सा रोग लगता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, कौन कौन सा कीट लगता है उनके बारे में, और उनका रोकथाम कैसे करते हैं। बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे, डिजीज के चक्र वगैरह ये सब नहीं पढ़ेंगे, बस कौन सा कीट लगता है और उसका लक्षण क्या है प्रमुख, और उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। बस यही 3 चीज़ हम लोग हर रोग के बारे में, हर फसलों के कीट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जो आपके बागवानी वाले फसल होते हैं उन सब की प्रबंधन कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में हम लोग यहाँ पे 2 लेक्चर्स में बात करेंगे कि कृषि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें अलग अलग सिद्धांत आते हैं ना, तो ये सब सिद्धांत का मतलब क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ेंगे। गुड्स क्या होती है, नीड क्या होता है, वांट क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इस तरह के अलग अलग जो सिद्धांत है वो कौन से सिद्धांत किसने दिया और कौन से बुक किसने लिखा। जैसे आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हो, इंडिया के लिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, इकोनॉमिक्स में जो आपके नोबेल प्राइज किसको मिला, इस तरह के तमाम चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, सर यूपी कॉलेज यूपी कैडेट में नहीं आती है। नहीं सानू कुमार, यूपी कॉलेज अपना एग्जाम खुद कराती है, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 एग्रीकल्चर, 40 बायोलॉजी, 20 मैथमेटिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स और 10 आपके जीके जीएस के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। ठीक है सर, JNKV जबलपुर MP की रैंकिंग क्या है। देखो बहुत टॉप 10 में तो नहीं आती है बाबू, ठीक है अनुज, लेकिन आपके ICAR से एफिलिएटेड है, अच्छी कॉलेज है, वहाँ भी आप कर सकते हो जबलपुर से। ठीक है, वो अच्छी कैंपस है, लेकिन आपके टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आता है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से करना जो है गलत है, वहाँ पर भी आपको अपने एज अ प्लान बी रखना है। हमेशा जो है सब कोई तो IAS की ही सपना देखता है, लेकिन कुछ ही लोग IAS बन पाते हैं, ज़्यादा बाकी लोग PCS के साथ सेटिस्फाइड होते हैं, ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं ना। तो उसी तरीके से आप उस तरीके से प्लान बी के तौर पर उस सब कॉलेजेस को रख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे लेक्चर नंबर 71 में एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक के बारे में, कृषि तथ्यांकिकी
तो कृषि तथ्यांकिकी में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से कि क्या क्या चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है, जैसे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। और बहुत सारे टेस्ट होती है जो एग्रीकल्चर में हम लोग रिसर्च करते हैं, तो उस समय हम लोग टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ठीक है, इस तरीके के टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो वो सब टेस्ट के बारे में, कौन सी टेस्ट कहाँ पे किस पैरामीटर पे यूज होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है ना, कोई भी सिद्धांत देने से पहले हम लोग की हाइपोथेसिस जो दी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। सर टीडी कॉलेज जौनपुर के बारे में बताइए। देखो ये सब टीडीपीएस जौनपुर ये सब पे जो है ध्यान मत देना है, क्योंकि ये सब जो है आपके आईसीआर से एफिलिएटेड ही नहीं है। टीडी कॉलेज, फीडी कॉलेज के बारे में मत ध्यान दीजिए और उन सब पे मत फोकस करिए। वो तो आप लोग जो है सिर्फ हंसते खेलते निकालने वाले कॉलेजेस हैं जो किसी काम के नहीं है, वो आईसीआर से एफिलिएटेड भी नहीं है, ठीक है। तो उन सब कॉलेजेस में पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए उन सब को आप लोग जो है बहुत लो कैटेगरी में रखो। उन सब पे अभी से मत सोचो, अभी सोचो आप कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में कैसे स्थान प्राप्त करें, आईसीआर में कैसे 480 प्लस नंबर लेकर आएं, सीयूईटी में किस तरीके से जो है 600 नंबर का अगर पेपर हो रहा है आपके बीएचयू का, तो उसमें कैसे आपका 480 प्लस नंबर लेके आएं। तो इन सब चीज़ों पे अभी फोकस करो, क्योंकि अभी अपने जो है इस इंट्रांस के फील्ड में प्रिपरेशन में आपने कदम रखा है, और पहले कदम रखते ही अगर हमने जो है हल्का जो है जर्जर अवस्था वाली जगहों पर कदम रखोगे तो घट से नीचे गिर जाओगे। इसीलिए हमारी पहली जो कदम होनी चाहिए वो मजबूत जगह के लिए रखो, मजबूती के साथ रखो, ताकि आपको जो है छोटे मोटे सपने जो है आपके आसान से साकार हो जाएंगे, ठीक है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत शानदार है, उसमें भी इस बार हमारे 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अच्छी है, वहां पर आप जा सकते हो, ठीक है। आरपीसीएयू, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी काफी अच्छा है, आईसीआर के थ्रू एडमिशन मिलता है वहां पे, है ना। तो ये सब चीजों को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी में जो है अलग अलग पौधों में कौन सी पौधों में कौन सा रोग लगता है और वो रोग का लक्षण क्या है, उसकी रोग का कारक क्या है, कौन सा जीवाणु के कारण से लगता है, फंगस, कौन सा बैक्टीरिया के कारण से लगता है, कौन सा वायरस के कारण से लगता है, और उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करनी चाहिए, इस तरह के तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है बच्चों एग्रोनॉमिक फसल, जो आपके सस्य विज्ञान में जो हम लोग पढ़ते हैं, कृषि संबंधी फसलों और उनका प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा फसल में क्या रोग लगता है और उसकी नियंत्रण हम लोग कैसे करेंगे। ये सारी चीजें जो है बच्चों हम लोग बात करेंगे। सर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईसीआर से मिलता है क्या बिहार कंबाइंड से? देखो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपके आईसीआर से भी मिलता है बाबू, और बिहार कंबाइंड से भी मिलता है। जैसे यूपी कैडेट के कॉलेजेस है ना, 4 कॉलेज है, तो वो सब भी आपके आईसीआर से भी मिलता है और आपके यूपी कैडेट से भी मिलता है। देखो जो भी विश्वविद्यालय अगर आईसीआर से एफिलिएटेड है तो वहां पर 15 से 20% सीट उसको आईसीआर से देना ही है, और उसके अलावा बाकी सीटें जो है वो अपनी स्टेट का है तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स के थ्रू लेता है, या तो फिर अपना स्वतंत्र रूप से एग्जाम करवाता है। 2 ही चीजें हैं इनटेक करने के तरीके, ठीक है। सर यूपी कॉलेज में कब तक एंट्रांस होगी? सानू कुमार, यूपी कॉलेज का एंट्रांस जो है बाबू आपका मोस्ट प्रोबेबली जून में होने की चांसेस है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, बागवानी वाले फसलों में कौन कौन सी लगती है रोग, है ना, कृषि के संबंध में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लास्ट जो लेक्चर होगा 75, उसमें करेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। अभी हाल में धान उत्पादन के लिए कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, इस तरह के तमाम चीजें जो है करेंट स्टेटस जो आपकी एग्रीकल्चर की होगी उस पर बातें करेंगे। गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है, क्षेत्रफल कहाँ पर है, आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, टमाटर का उत्पादन में विश्व में हमारा स्थान कितना है, इस तरह के तमाम चीजें जो है बच्चों हम लोग यहाँ पे करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, सरकारी योजनाएं जो आपकी रिसेंटली लॉन्च हुई है। बाकी जो पुराने योजनाएं हैं वो तो हम लोग जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ लेंगे, लेकिन जो रिसेंटली आपकी इस बार अभी जो बजट आपका भाषण हुआ है उस बजट में कुछ योजनाएं ऐड की गई है, तो वो सब योजनाएं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ बजट इन रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, जो हमारा बजट है उसमें कितनी प्रतिशत जो आपके एग्रीकल्चर के लिए दिया गया, कितना अमाउंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को एलोकेट किया गया है, जन कल्याण के लिए कितना है, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हुई है, यह सारी चीजें जो है बच्चों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो है बच्चों आपका पूरा 75 लेक्चर में जो है इंटायर एग्रीकल्चर की सिलेबस जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हाँ, थोड़ी सी जो है आपकी क्लासेस जो है आपका बाइलिंगुअल तो रहेगा, और उसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग स्पीड में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम रहते आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट करानी है। लेकिन इसका मतलब आपको ये नहीं कि रिकॉर्डिंग्स देखने के चक्कर में मत पड़ना। आपको लास्ट में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप सभी जो भी बच्चे इस बैच में इनरोल हैं, या भी जो बच्चे जब भी इनरोल होंगे,
तो उस दिन से जो है आप अपनी लाइव क्लासेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं बता दूं 2-4 चीजें। सबसे पहला, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसकी सिलेबस को समझना कि उसमें क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। उसके साथ साथ जो है आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, उसको एनालाइज करना। उसके साथ साथ जो है आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए कि इतना समय मैं इस सब्जेक्ट के लिए दूंगा, इतना समय मैं उस सब्जेक्ट के लिए दूंगा करके पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में। और हाँ, किसी एक सब्जेक्ट के कारण से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ये चीज आपको अभी से मान लेना है। ये नहीं कि सिर्फ मैं एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर लूंगा तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, इस भ्रम में, इस भूल में कभी मत रहना, क्योंकि अगला बच्चा अगर एग्रीकल्चर में थोड़ा वीक भी है और बाकी सब्जेक्ट में उसकी एवरेज नंबर है तो वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, जहां हम वीक हैं वहां 2 घंटा ज्यादा डिवोट करेंगे टाइम, जो हमारा अच्छा है उसमें थोड़ा सा जो है कम टाइम देंगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को बराबर इंपॉर्टेंस देना है। एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनानी है। और हाँ, किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही है टाइम टेबल बनाने से रिलेटेड, सिलेबस पढ़ने से रिलेटेड, किस पैटर्न पे हमें पढ़ना चाहिए, इस तरीके की तमाम चीज़ों के लिए आपको जो है पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम दिया गया है। उसके तहत जो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, क्लियर करा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया। इसके अलावा और भी आपको जो है जो भी डाउट्स रहेगा, सर इसके पहले ऐप पर एक और सिलेबस था 115 लेक्चर का, वो क्या था? देखो 115 लेक्चर की जो सिलेबस थी उसी को जो है हमने, डेट आपके पास उतने ज़्यादा समय है नहीं, तो उसी लेक्चर को जो है आपको यहाँ पे कन्फाइंड करके, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके जो है हमने यहाँ पे 75 लेक्चर में जो बहुत मुश्किल से इसको एडजस्ट किया है हमने, और इसी पैटर्न पे आपको पढ़ाऊंगा। एक जैसे सोचो सिलेबस लेक्चर ही आपके 1 घंटे से ज़्यादा की हो रही है, तो आपका हर लेक्चर आपका 1 घंटे से ज़्यादा का होगा, और उस चीज़ को आपको मानना है, उस चीज़ को इस तरीके से पढ़ना है बच्चों, तभी जाके हम लोग जो है टाइम रहते आपकी पूरी सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे, हाँ, जिन बच्चों का मैसेज नहीं गया है उसकी 2 इश्यू हो सकती है। आपने जिस नंबर से आपने ऐप को इंस्टॉल किया है उस नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको जो है मैसेज किया गया है, जिन बच्चों को यहाँ से मैसेज गया है। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू अगर नहीं गया है आपको मैसेज, तो एक बार आपको जो है आप अपना, जो जिन को नहीं मैसेज गया है, एक बार अपने नाम जो है बता दें, जिनको व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज गया है पर्सनलाइज मेंटरशिप के लिए, तो ताकि उनको जो है आज शाम या फिर कल सुबह तक जो है आपको मैसेज मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी अब जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 के साथ हम लोग कल मिलेंगे आपके साथ शाम को 8 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा और लाइव क्लासेस भी करना बहुत अनिवार्य है। धन्यवाद।